हाँ, तो पहला था कमेंट ऑन द व्यू दैट सोशलिज्म इन द 21st सेंचुरी मे बी रिबॉर्न एज कैपिटलिज्म। तो बेसिकली इसमें मैंने जो स्ट्रक्चर रखा है वो ये था कि पहले सोशलिज्म को थोड़ा एक्सप्लेन करा है। मैंने स्कॉलर्स थोड़े ज़्यादा डाल दिए, बट सोशलिज्म की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ना होने के चलते थोड़ा मुझे इसको बहुत ज़्यादा वेरिएबल वे में डालना पड़ा। फिर उसका मैंने थोड़ा कैपिटलिज्म के बारे में लिख रखा है, उसकी हेजीमनी के बारे में, हेजीमनी के बारे में। उसके मैंने फाइनल सेकंड पेज में कैपिटलिज्म को कैसे, मतलब कि उसका कैसे डिक्लाइन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है कैपिटलिज्म के साथ, थोड़े स्कॉलर्स, और फाइनली सोशलिज्म का रोल क्या है और थोड़ा सा कंक्लूजन दे रखा है। तो स्टार्ट करने का ये है कि मैंने इनिशियली सोशलिज्म को रॉबर्ट ओवन की डेफिनेशन, मतलब कि उसका जो वो था मेन, रॉबर्ट ओवन का एक आर्टिकल आया था 1827 में। तो उसने उसने पहली बार सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया था। और उसने यही कहा था, बेसिकली वो एक कॉटन उसकी थोड़ी सी फर्म थी, वो सॉरी फैक्ट्री थी। उसका ये बोलना था कि अगर आप किसी सोसाइटी में हो तो कॉम्पिटिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कॉपरेटिव वे में जो है अपना मॉडल आगे बढ़ाओ। तो उसने इस वे पे सोशलिस्ट वर्ड को यूज किया था। फिर आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन में चार्ल्स फॉरियर और ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन है भी, तो होने की जरूरत सोशलिज्म, या मतलब कि सॉरी, इक्वालिटी जो है फ्री कंडीशन है लिबरलिज्म के लिए। और सोशलिज्म तभी आता है, मतलब उसका बेडरॉक इक्वालिटी में आता है। अब आते हैं कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म जो है सोशलिज्म से अलग है। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़्यादा लिखा नहीं है, शायद लिखना चाहिए था, पर वही मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये था कि कैपिटलिज्म जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद एकदम इमर्ज होना शुरू हुआ। अगर सोशलिज्म को देखें तो वो एकमात्र उन्हीं कंट्रीज में था जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज थी, प्लस जो अरेबियन कंट्रीज थी जहाँ पे जो है कैपिटलिज्म के अंदर रोल नहीं था, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, अथॉरिटेरियन रूल था, तो सोशलिज्म ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। लेकिन अल्टीमेटली यूएसआर का डिस इंटीग्रेशन होता है, और डिस इंटीग्रेशन के बाद जो है कैपिटलिज्म एक सिंगल आइडियोलॉजी की तरह इमर्ज होती है, मतलब कि उसका ट्रायम्फ होता है कैपिटलिज्म का। लेकिन कैपिटलिज्म के भी अपने जो है काफी सारे ड्रॉबैक थे। वो पीक पे आया और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जैसे टॉनी ईगल्टन ने कहा है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, बट द मोर इज इट चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। कि मतलब पहले इनइक्वालिटी थी, मतलब बेसिकली, मतलब मैंने एंड में मेंशन कर रखा है कि पहले जो है इनइक्वालिटी थी, अभी कैपिटलिज्म आया तो वर्ल्ड जो है चेंज होने लगा, नई आइडियोलॉजी आई, नई तरह का मतलब आइडियोलॉजिकल चेंज आया, लेकिन अल्टीमेटली जो है इनइक्वालिटी पहले थी वही दोबारा से रीमर्ज होने लग गई है। इसी बात को जो है थॉमस पिकेटी ने भी कहा था कि दुनिया वही, मतलब कि इनइक्वालिटी से भरी हुई है, और 18वीं सेंचुरी की इनइक्वालिटीज वापस आ रही हैं। इसी को हम अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्राइसिस ऑफ द एक्सट्रीम है, जो कल हम देख रहे थे मार्क्सिज्म वाले में, कि एक तरफ टॉप 8 जो रिच हैं उनके पास दुनिया की ऑलमोस्ट आधी वो है, क्या बोलते हैं, वेल्थ है, आधी आधी पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट वेल्थ है। ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, वोल्फगैंग स्ट्रीक करके। उसने कहा था कि कैपिटलिज्म में 5 डिसऑर्डर्स हैं, नेमली ओलिगार्ची, कॉम्पिटिटिव करप्शन, स्टार्वेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। इसमें दोनों आते हैं कि पब्लिक में जो है स्टार्वेशन हो रहा है, प्लस रिसोर्स का जो क्रंच है, तो दोनों वे में है ये। उसके अलावा इंटरनेशनल एनार्की, और फाइनली जो है डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो उसने कोल्ड किया था कि जो इल सूटेड मैरिज है आपकी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की, इट हैज कम टू एन एंड। मतलब कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद इट ट्रायम्फ, जो बहुत ही इल सूटेड पार्टनर्स दोनों के दोनों, अभी मतलब खत्म होने को आ रहा है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म में कहीं ना कहीं जो है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो 2008 का या 2012 का एशियन क्राइसिस हो, उसके अलावा जो ग्रोथ है, या तो उसमें जॉब्स नहीं है, या तो फिर ग्रोथ जॉबलेस है, और इवन क्लाइमेट क्राइसिस। और एक मैंने मेंशन नहीं किया, न्यूक्लियर वो जो आर्म रेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सब को मतलब एड्रेस करने में कैपिटलिज्म फेल रहा है। तो बाकी फिर मैंने वही मतलब वो पॉइंट लेके आ गया कि इनइक्वालिटी जो थी 19वीं सेंचुरी की, वो कहीं ना कहीं जो है रिवर्स करने लगी है कैपिटलिज्म के अंडर। अब जो राइजिंग इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, इनमें सोशलिज्म का बहुत बहुत बड़ा रोल है। कि अगर हम एक वे में देखें तो सोशलिज्म का रोल जो है कैपिटलिज्म को थोड़ा ह्यूमेन रखने में है, इन द वे, जैसे नॉर्डिक नेशंस का एग्जाम्पल का दिया था, वही मैंने कोट कर रखा है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ रहा है, कि जो रिच है दे आर टैक्स मोर, लेकिन जो पुअर है उनको ढंग से टैक्स नहीं किया, ज़्यादा टैक्स नहीं किया गया है, ताकि एक इक्वालिटी हो। वही जो इक्वालिटी शुड बी अ फ्री कंडीशन, जो प्राउधन ने कहा था उसने 19वीं सेंचुरी में। सेकेंडली, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का एक जो है मेटाबॉलिक रिफ्ट है, मतलब कि एक तरफ आप जो अपनी रिसोर्स को बढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक रिसोर्स को बढ़ा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर डिग्रेडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब ये पॉइंट मैं सॉरी मेंशन करना भूल गया। जो ह्यूमन है, एक तरफ वो अपने लेबर से एलिनेट हो रखा है, और दूसरी तरफ वो नेचुरल रिसोर्स से एलिनेट हो रखा है।
तो सोशलिज्म जो है एक तरह से एक ह्यूमरस जो है सॉलिडारिटी और कॉपरेशन बेस्ड मॉडल प्रेजेंट करता है, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल जो है सिस्टम आपका रिफॉर्म होता है, और आपके जो नेचर से ह्यूमन है वो दोनों हार्मनी में रहना शुरू करते हैं। तो एक तरह से ये सोशलिज्म का मतलब मॉडल जो है जो हम अभी देखते भी हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज या फिर बाकी सारे वो आईएनडीसी वो टारगेट्स वगैरह हो गए, एक तरह से सोशलिज्म के ही मॉडल्स हैं जो अगर हम देखें एक तरह से तो मतलब उसके अलावा आखिरी में मैंने इमेल वॉलेस्टिन का कोट कर रखा है कि कैपिटलिज्म इज सिंगिंग द स्वैन सॉन्ग। वो पीक में था, वो क्राइसिस में है, और अब अल्टीमेटली सोसाइटी के पास दो ही ऑप्शन है, सोशलिज्म या बारबेरियनिज्म। तो सोशलिज्म जो है उसकी अच्छी बात ये है कि एक मोनोलिथिक डॉक्ट्रिन नहीं है, जैसे कम्युनिज्म हो गया या मार्क्सिज्म हो गया। ये अपने आप को जो है इवॉल्व करता है और अकोमोडेट करता है चैलेंजेस के हिसाब से। और इसी में मतलब वो जो कोड था कि सोशलिज्म इज अ हैट दैट एवरीवन वियर्स एंड सो इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। तो अल्टीमेटली मतलब एक तरह से सोशलिज्म जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कैपिटलिज्म का, जो इमर्ज करके आ रहा है। इसके अलावा समीप ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, काफी अच्छे पॉइंट्स थे। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मतलब सेम था, बट उसने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में ही बताया था। समीप है क्या? समीप तो आई थिंक नहीं है अभी। आई थिंक बाकी तो यार सारा आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है इसके अंदर। उसने मतलब कुछ ये चीजें बताई कि वही मतलब इनिशियल में उसने वही बताया था कि सोशलिज्म बाकी आइडियोलॉजी से कैसे मार्जिनलाइज या न्यू लिबरलिज्म से कैसे अलग है, एंड ऑफ हिस्ट्री का जो थीसिस था। उसके हम्म। अलावा उसने थोड़ा मतलब इनक्वालिटी का वही बता रखा जो मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सफैम रिपोर्ट होगी। ऑक्सफैम मैंने रिपोर्ट नहीं लिखा है, बट उसने हम्म। बताया था कि ये सारा हो गया। उसके अलावा एक्सप्लॉइटेड जो नेचर हो गया, वोल्फगैंग स्ट्रीट का मैंने कवर कर रखा है वो। उसके बाद उसने टर्बो कैपिटलिज्म जो टर्म है, मार्केट फंडामेंटलिज्म वाली, एडवर्ड ल्यूटक और जॉर्ज सोरोस की, और कैसीनो कैपिटलिज्म की कैसे जो है दुनिया में मतलब कि कैपिटलिज्म अपने जो है रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है अपने आप को ज़्यादा स्टैब्लिश कर रहा है। उसके जोसेफ स्टिल्स की वही थी मतलब कि पावर एंड प्रॉफिट की जो थी, a few corporations have come to dominate the entire sectors, जहाँ पे जो इनक्वालिटी ज़्यादा बढ़ रही है, स्लो ग्रोथ होने में लगी है। और उसके हम्म। अलावा उसने फाइनली मतलब कि राइज ऑफ सोशलिज्म इन द बैकड्रॉप, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट हो गए। अच्छा, एक मैंने ये भी कवर नहीं किया है, अभी जो है सोशलिज्म पहले की तरह टैबू नहीं है, अब वो राइज करा है। इवन अगर यूरोप में देखें तो कई सारी लेफ्ट पार्टीज ने जो है इमर्ज करना शुरू किया है, और वो मतलब पहले सप्रेस होती थी, अब सप्रेस नहीं हो रही है, इवन वेस्टर्न यूरोप में। ये सारे बाकी तो उसने सारा मतलब आखिरी वही सारा डाल रखा है, पीकेडी वाला हो गया। और कंक्लूजन में हम्म। उसने कुछ ये डाल रखा है, सीएम जोहेड से सोशलिज्म प्रूव्स टू बी आर डिफरेंट creed in the hands of its exponents, varying with the nature of abuses we have prompted, which have prompted their advocacy. Hence as CM Jones। इस पे अच्छा, वही वाला हो गया कि सोशलिज्म। हाँ। क्या? एस ए आर के पॉइंट्स देखे हैं क्या? एस ए आर ने? या मैं बाकी पढ़ नहीं पाया है इसका, इसके भी आंसर्स अच्छे होते हैं वैसे तो। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ फटाफट। रीड करा, मैं रीड करूँ? हाँ, मैं कर लेता हूँ। तो कर ले एक बार जल्दी से। The word socialist was first used by Robert Owen, who advocated the production on the lines of cooperative and non-competitive principles. Other socialists like Charles Fourier, Saint Simon advocated for reform in the institution of production. It was Proudhon, however, who held equality as precondition to liberty in a society. In this sense, socio-economic equality formed the bedrock of socialism. Capitalism, as opposed to socialism, has triumphed since the Cold War dominantly. Even in the pre-unipolar world, it was a mere non-Western communist regime that challenged capitalism on ideological grounds. However, capitalism is seen to have uh, peaked and is on the verge of decline. Tony Eagleton quoted that more the world has changed, the more it remains the same. This is somewhat on the lines of Thomas Piketty, who considers the world as full of inequalities. Take, for example, crisis of extreme, top 8 wielding the wealth equivalent to half of the world population. Wolfgang Street finds the fine disorders in the prison system, oligarchy, competition, starvation in public sphere, international anarchy, decline growth. The quote that
the ill-suited coalition between democracy and capitalism in the aftermath of World War II is coming to an end. Capitalism has failed to address the economic crisis, jobless growth, climate crisis. The inequalities of the 18th-19th century tend to re-emerge in the shadow of capitalism. The rising inequality maintaining the importance of socialism. In a way, it stays to keep capitalism humane. Nordic nations, for example, have drafted policies to tax the rich proportionally. Capitalism metabolize rift in the age of conflict crisis can be solved by restoring harmonious relationship between human and nature based on solidarity and cooperation of economic social system. In the words of Immanuel Wallerstein, capitalism is singing its swan song and there are only two options left, socialism or barbarianism. Socialism is not monolithic doctrine like communism, and its evolution paves way for accommodation based on assumption, presumption, making it a strong contender in the race with capitalism. मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या थोड़ी देर पहले? अब आई थिंक पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है. हाँ वही. आई थिंक वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने लिखे हैं ना. हाँ You read आपने बोली. Nilesh answer, right? हाँ, नीलेश ने तो अपना आंसर खुद पढ़ा था. दिस वाज SCR's No. आंसर. लेकिन नहीं आंसर. मैं वही तो क्या? बोल रहा हूँ. मैं वही तो बोल रहा हूँ, बार बार वही सुना रहा था, ये मेरा आंसर है. अच्छा. अच्छा आर्ट्सलान में से आ गया वो बता देगा अपना. मैं बार बार वही सुना रहा था कि भाई मेरा आंसर है, भाई मेरा आंसर है. तेरी फिर आवाज नहीं आ रही थी भाई. और मैं आर्ट्सलान जब तू पढ़ रहा था ना, तब मेरा ऑडियो मेरे साइड से प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे को पता नहीं लगा कि ये तेरा आंसर है. अरे कोई नहीं. आर्ट्सलान आ गया, उसका आंसर वो बता देगा एक बार कि उसने कैसा अप्रोच किया. आर्ट्सलान ऐसे यार करके जो भी था वो. मुझे लगता है तुम्हारा आंसर बेटर है मेरे से. चलो मेरा पहला पेज लगता है ठीक है, इंट्रो मेरा ठीक है, बाकी तुम्हारा पेज. हाँ, थोड़ा तुमको बता दूंगी तुमने मतलब हाँ अप्रोच क्या किया. हाँ मैं पढ़ रहा हूँ. सोशलिज्म जो है वो पहले इसका इंट्रो दिया, बैकग्राउंड दिया, ठीक है. इसका ये थीसिस क्या, ये क्यों आया था. इज एन आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है. इन रेस्पॉन्स टू कैपिटलिज्म आया था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कैपिटलिज्म. ओके. इज अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन ऑफ मींस इज ओन्ड बाय कम्युनिटी. ऑल्टरनेटिव प्रिंसिपल्स इसने बताया था जिसपे कम्युनिटी बेस हो सकती है, वो है इक्वालिटी. क्योंकि कैपिटलिज्म में फ्रीडम नहीं है. रियल फ्रीडम है ओनली पॉसिबल जब फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज होगा. ओके. इसलिए स्कॉलर सच एज मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट योर बट योर चेंज. आर्ग्यू करते हैं फॉर इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स और सरप्लस शेयर होना चाहिए. लेकिन इसकी इरेलेवेंस खुद भी इन क्वेश्चन है, क्योंकि यूएसएसआर में कम्युनिज्म फेल हुआ. ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एक्सपेंशन ऑफ ये उसमें भी वहाँ पे भी फेल हुआ, कोलैप्स हुआ है. और एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म एट ग्लोबल स्टेज, जैसे नीलेश ने लिखा है, पोस्ट कोल्ड वॉर फ्रांसिस फ्यूको ह्यूमायन ने डिस्क्राइब किया लिबरलिज्म एज एंड ऑफ हिस्ट्री. ओके. बट रेलेवेंस कहाँ से आ जाती है. रेलेवेंस ये है कि इंक्रीज प्रोटेस्ट है अगेंस्ट न्यू लिबरल पॉलिसीज जो सियाटल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, या इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज है बोथ इंट्रा एंड इंटर स्टेट. क्राइसिस जो हुआ कोर लिबरल कंट्रीज में पोस्ट 2008. ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट है या ब्रेग्जिट है, वो हाईलाइट करता है डिस्कंटेंट और फ्रैक्चर जो है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में. ओके. फर्दर जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स का जो ट्रेडिशनल है थॉमस पिकेटी की बुक को और जस्ट कैपिटल की बुक है, या इंक्रीज जॉब लॉस और जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो पोस्ट कोविड पेंडेमिक से हुई है, जो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने हाईलाइट की है कि एज इनइक्विटी वायरस और द लॉस्ट डेकेड फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, वो पॉइंट आउट करती है द रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म इवन इन 21st सेंचुरी. एंडिंग क्या है. एंडिंग मैंने ऐसे करी है कि it may not be adopted as economic and political system, but it has to be it will remain relevant as a critique to capitalism. सही है यार. क्या लिखा है बाकी. आई थिंक इसमें थोड़ा पॉइंटर्स थोड़े इसमें ज़्यादा थे नीलेश वाले आंसर में. वहाँ से पिकअप कर सकते हैं अपन. ठीक है. कोई और पॉइंट है क्या किसी का इस पे? नहीं आई थिंक सारे कवर ही हो ही गए. ओके. नेक्स्ट पे चलते हैं.
Question 8. Distinguish between liberal feminism and radical feminism. तो इस पे कौशिक ने लिखा है और सचिन ने लिखा है। कोई है क्या इनमें से? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। So the question was very straightforward, like distinguish between liberal feminism and radical feminism. So we can first of all see the structure, and thereafter we will see that what all points could have been included in this answer. So I started with a general introduction that feminism is a meta ideology. There are different stands, but they have a common agenda of emancipation and empowerment of women. Thereafter, I started with start of that feminine ideology started with Mary Wollstonecraft, who is known as mother of feminism. I have mentioned which she argued for gender equality with equal access to resources and opportunity. So this can be considered as liberal feminism. So I missed a line, but we should also mention that liberal feminism thinks that women should be considered as an individual and not differentiated and discriminated just because of their sex. This line could have been mentioned just hereafter to make it clear. So thereafter, I said that this strand of feminism takes inspiration from individualism, which espouses equal worth of every individual. तो ये जो फेमिनिज्म का आइडिया है, इट बेसिकली केम फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म, और लिबरलिज्म का भी थोड़ा सा इसमें इन्फ्लुएंस है, बिकॉज लिबरलिज्म आल्सो गिव्स राइट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो then I have mentioned ki what were the ideas of liberal feminism, like they wanted equality of opportunities, and that too particularly in public life, and they did not go into the domestic life of people. So at that point of time in 1860s, they stood for right to vote for women. It fought for equal wages, social and political rights, etc. And if this I have not mentioned, but if the time and space permits, then we should also mention that because of liberal feminism movement, New Zealand became the first country to provide right to vote for women. We can mention here. So thereafter, I started with radical feminism. So radical feminism developed in 1960s, which focused on changing the existing social structure in order to liberate women. So there is a difference. Like liberal feminism, it watches for emancipation of women, whereas radical feminism, it goes for liberation of women from the social circle. So I've quoted Simone de Beauvoir, that she says that one is not born woman, but one becomes woman. That shows the idea of radical feminism, which believes that patriarchy is the reason because of which the subordination of women continues. Then I mentioned Betty Friedan in her work, Feminine Mystic, highlighted that the prevalent notion of women enjoying motherhood is misleading. It leads to restriction of women to domestic life. Again, I mentioned Susan Mollard Okin in Gender Justice and Family gave the slogan of personal is political. So these are some famous scholars of radical feminism who have given their ideas. So in a para, I try to mention. Thereafter, I have highlighted what are the critical points of radical feminism. So radical feminism, they underscore the difference between men and women, and goes for dismantling of patriarchy for liberation of women. So they says that sisterhood is more important rather than personhood, and they held that I missed a line also, which also could have been mentioned. Like radical feminism considers liberal feminism as an extension of muscular doctrine of liberalism, and says that they lack originality. So, in contrast to liberal feminism, radical feminism, they say that patriarchy is the critical problem. So, they highlight the role of sex based oppression. I've mentioned here in short that women are not discriminated as an individual but as a class or as a sex. So the solution is
they go for radical solution like homosexual families in order to eradicate the entire social structure of discrimination. And then in last one para, I have tried to summarize the critical differences. So I mentioned that liberal and radical feminism, they differ in their approach, reasons for the problems, and their solution. For instance, liberal feminism is conventional politics of political activism and opts for legal and constitutional route, while radical feminism, they go for revolutionary changes. Then finally, I've concluded that in contemporary times, various other strands also like black feminism, ecofeminism, and new feminism have evolved. But each strand has played its own part in highlighting the need for gender justice and rights of women. So we may agree to Kofi Annan, who believed that there is no tool for development, uh, there is no better tool of development than empowerment of women. So with this quote, I have concluded. So I have tried to conclude that every strand has its own strength and weakness, and every strand has tried to highlight some concern of women. And in a way, now we are moving to a more equal society. So this is my approach. We may discuss. ठीक लग रहा है यार ये। जैसे ये पर्सनल पॉलिटिकल कैरोल हेनिश का नहीं था? लाइक मैंने दोनों ही देखा है, जैसे जेंडर जस्टिस एंड फैमिली का है ना, वो जिसमें शी हाईलाइट्स दैट हाउ इन पर्सनल लाइफ आल्सो वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, शी मेंशंस 4 कंडीशंस इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो उसमें मैम ने ये कोट लिखवाया था। सो आई एम आल्सो कंफ्यूज, बट मुझे लगता है कि मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इनका भी है। आई एम नॉट श्योर, बट इफ एनीबॉडी इज श्योर दे कैन गिव देयर ओपिनियन। सही है। किसी का और कोई एडिशन है क्या इस पे? आई थिंक कौशिक ने भी आंसर लिखा है यार इस पे। लाइक सुजैन मेंशन कि यस, मतलब क्या है, कौन इसको दिया है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, दिस लाइन हैज बीन गिवन बाय होम, इफ एनीबॉडी इज कंफर्म प्लीज टेल इट। एक्चुअली दिया तो स्टार्टिंग में उन्होंने ही दिया था, हेनिस ने, लेकिन हाँ इस थ्योरी को काफ़ी इवॉल्व किया गया था, तो उन सब में काफ़ी का रोल है इसमें, इनका भी, उनका शोला स्मिथ फायरस्टोन का भी, लाइक काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग डाल सकते हैं पर्सनल पॉलिटिकल को, क्योंकि ओके वो स्टार्टिंग वहाँ से हो गई थी, बट काफ़ी सारे लोगों ने उसी चीज़ को अडॉप्ट करके उसको एक्सप्लेन किया है। आपने इस कौशिक का आंसर पढ़ा है क्या इस पे सचिन? नहीं, मैंने कौशिक का तो नहीं पढ़ा है। एक कमेंट उसमें था, काफी अच्छा था, क्योंकि उन्होंने ना एक मैसेज के थ्रू पूरा ही बता दिया है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर रिवीजन दैट इज अ वेरी गुड नोट आई कैन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। और उनका भी ठीक है। सेम ही है लगभग, मतलब ऊपर ऊपर से मैंने देखा है, लेकिन सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देखना है ना तो समीप का जो कमेंट है ना, उन्होंने बताया है कि क्या क्या डिफरेंस है, तो वो एक बार देख सकते हैं, बिकॉज इन ब्रीफ ना पूरा समझ में आ जाता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे उन्होंने वही लिखा है कि लिबरल फेमिनिज्म, तो दे हाईलाइट फीमेल इमेंसिपेशन, और रेडिकल फेमिनिज्म विमेन्स लिबरेशन, डिफरेंशिएट। तो लिबरल अगेन जेंडर इनइक्वालिटी, और रेडिकल एंडिंग पेट्रियार्की। लिबरल इंडिविजुअलिज्म, रेडिकल सिस्टरहुड। तो कमेंट तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मुझे लगता है इसको कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, किसी का और कोई पॉइंट है क्या इसके ऊपर, कोई और एडिशन इस टॉपिक पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा दे सकते हैं कि हमारे यहाँ दोनों का ब्लेंड मिलता है, लाइक सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और ये लिबरल और रेडिकल का, क्योंकि आर्टिकल 15 है, फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करते हैं, रिजर्वेशन की, वो सब तो मेनली उसमें लिबरल में आ जाएगा, और सोशियो इकोनॉमिक के लिए हम लोग बाकी सारा दे सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब तो डाल सकते हैं सर, कि दोनों का ब्लेंड है हमारे यहाँ से। मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो प्रीडोमिनेटली लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ना स्टिल वी डू नॉट एंटर इनटू द डोमेन मैरिटल रेप, ये सब हमने अभी भी एंटर नहीं किया है।
रेडिकल का कौन सा बोला आपने एग्जाम्पल सुधे? रेडिकल का उसमें डाल सकते हैं ना, आर्टिकल 42 डाल सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट जो दिया हुआ है वो डाल सकते हैं। और इवन 15 में वो जो पीआरआई में रिजर्वेशन मिलता है वो तो खैर लिबरल में हो जाएगा, बट हाँ पॉजिटिव लाइक थोड़ा और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो। मतलब मेरा क्या कंसर्न है ना कि रेडिकल का जो कोर एजेंडा है ना कि दे वांट टू रिमूव पेट्रियार्की, तो पेट्रियार्की एज ए सोशल स्ट्रक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। वो लिबरल पे ही जो पब्लिक लाइफ है उसी में कैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ाया जा सके उसका ये है। मेटर्निटी बेनिफिट को भी देखें तो वो पब्लिक लाइफ में ही है कि हाउ कैन वीमेन गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मुझे लगता है कि वो पर्सनल डोमेन में नहीं एंटर करता है, इट्स माय व्यू, लेकिन देख सकते हैं। हाँ मतलब बेसिकली तो नहीं करता है, लाइक उसी के लिए क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि मैरिटल रेप को नहीं किया, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है ना, उसमें तो बोलते हैं कि लाइक आपका पर्सनल स्फेयर भी है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा या किसी भी तरीके से कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो आपका पर्सनल स्फेयर नहीं रह जाएगा, तो उस हाँ, एक्ट इसमें को ले डाल सकते हैं। ट्रिपल तलाक वाला जो हो गया वो भी आई हाँ थिंक हाँ, हो सकता है वो भी एक पर्सनल अफेयर रिलीजियस था, लेकिन उसमें था। और इवन उसमें मतलब है सेक्शन भी कि आप 397 जो है ना वो भी देख सकते हैं, मे बी जो आईपीसी का रिमूव किया गया था। और उसमें ये है भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि अदर एक पर्सन भी कोई कंप्लेन कर सकता है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना कि आराम कोई और भी कर सकता है, तो ये फ्रीडम दे रहे हैं कि अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो आप पर्सनल स्फेयर में एंट्री ले सकता है। मेनली ये उनका एजेंडा था रेडिकल का। ठीक है सचिन, वो 397 क्या था? मतलब आई एम नॉट श्योर, वो वाला 490 था ना कि 497 497 या एडल्ट्री। या अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैंने गलती से बोल दिया 397। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9। नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट। मोजिलिनी, गायत्री, गौरव, समीप, कौन बोलेगा यार इस पे? समीप आप बोलोगे क्या? हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा आई रियलाइज कि हम तीनों के आंसर बहुत मतलब इंटरप्रिटेशन सेम ही है, थोड़े से बस कंटेंट भी ऑलमोस्ट भी सेम ही है मतलब। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था स्टेट की डेफिनेशन से और मुसोलिनी के पर्सपेक्टिव डाला था वहाँ पे कि उसका जो डेफिनेशन है इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म। फिर नेक्स्ट आइडिया मैंने लिया था हीगल्स का, बैकड्रॉप दिया था कि हीगल से इन्फ्लुएंस होकर उसने बोला था कि स्टेट, हीगल ने बोला था स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो उसका आइडिया था उसको एक्सप्लेन किया है कि इट रिफ्लेक्ट्स व्हाई इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एल्ट्रुइज्म एंड म्यूचुअल सिंपैथी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसलिए वो हीगल बोलता था कि देयर शुड बी अनक्रिटिकल रेवरेंस ऑफ स्टेट। उसका बाद मुसोलिनी ने इस आइडिया को बोरो किया प्राइमेसी ऑफ स्टेट का, एंड देन ही गिव द फाउंडेशन ऑफ हिज फासिस्ट एंड टोटलिटेरियन रेजिम। तो according to Mussolini, state was will of wills, good of goods, and soul of souls, and also the creator of rights. So therefore, state can make any demand, give any order, require any sacrifice, and the people must obey and comply with. तो and further मुसोलिनी ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ फाशिज्म करके जो उसकी शायद बुक थी या जो भी वर्क था, आर्टिकल था, उसमें 5 पॉइंट्स दिए थे, प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे, जिसमें उसने बोला था प्राइमेसी ऑफ स्टेट ओवर इंडिविजुअल्स, primacy of state over nation, rejection of democracy as mere talking shops, and non-secular nature of state. फिर फर्दर उसने बोला था स्टेट इज द कॉन्शियंस ऑफ नेशन। तो बेसिकली वो स्टेट के इस इंटरप्रिटेशन पे एब्सोल्यूट लीडरशिप और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को जस्टिफाई कर रहा है। सिमिलरली ही कॉल्ड हिमसेल्फ इल ड्यूक, एंड रूलर रिप्रेजेंटेड बोथ द स्टेट एंड द पार्टी एंड एम्बॉडीड इंटरेस्ट, गोल्स एंड एम्बिशंस ऑफ द नेशन एंड पीपल। तो एसेंशियली उसने क्या किया कि हीगल का आइडिया लेके स्टेट को सुप्रीमेसी बताई, स्टेट की सुप्रीमेसी बताई, फिर इवेंचुअली उसी स्टेट से लीडर को एसोसिएट कर दिया। तो एसेंशियली वो अपनी पावर्स को जस्टिफाई कर रहा है बाय टेकिंग हीगल्स आइडिया। तो ऐसे करके स्टेट की सुप्रीमेसी बता रहा है वो। तो मतलब टोटलिटेरियन रेजिम के लिए जो जो जरूरी है वो वैसे जस्टिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट है कि ये जो पूरा हुआ
उसने अपनी पावर जस्टिफाई करी, उससे अल्टीमेटली इट लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इनटू अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, democracy to absolute dictatorship, and progress into constant struggle and war. इसके क्रिटिक्स में हाना एरेंट और एरिक फ्रॉम ने बोला है कि पुअर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर as the reasons behind rise of fascism. Similarly, अंबेडकर ने वॉर्न किया था अगेंस्ट कल्ट वर्शिप और भक्ति इन पॉलिटिक्स इज अ श्योर रोड टू डिक्टेटरशिप. फिर कंक्लूजन में मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई किया कि उसको करंट अफेयर्स में लेके आऊं, तो आई सेड कि फाशिज्म ब्रीड्स इन कंडीशंस ऑफ क्राइसिस, अनसर्टेनिटी एंड डिसऑर्डर. प्रेजेंट कोविड इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी शुड मेक द सिविल सोसाइटी मोर वॉचफुल ऑफ द राइज ऑफ फाशिस्ट टेंडेंसीज. वैसे करके एंड किया उसको. एक बार आई गेस गौरव और गायत्री के आंसर में भी कुछ कोट्स उन्होंने अच्छे कोट डाले हुए हैं जो मैंने नहीं डाले हैं, तो वो भी देख सकते हैं. गौरव, गायत्री, आप बोलोगे क्या इस पे? हाँ, मैं बोल दूंगा. तो मतलब स्टेटमेंट पढ़ के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेट के आसपास घूम रहा है. तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है कि मतलब जो अब स्टेटमेंट है वो उसके वर्क है जो प्रिंसिपल ऑफ फासिज्म उसमें दी हुई है, जहाँ पर वो नेचर ऑफ स्टेट इन फासिस्ट नेशंस में डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या स्टेट का नेचर है ऐसी कंट्रीज में. तो जैसे पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व करता है अराउंड स्टेट, उसमें गार्नर का स्टेटमेंट आता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद स्टेट. उसी तरीके से मुसोलिनी ने क्या किया है, मुसोलिनी एक मतलब स्पोक्समैन ऑफ फासिज्म था. तो सबसे पहले तो जो टर्म थी फासिज्म, मैंने उसको डिफाइन किया है. मतलब ये डिस्क्राइब करता है मुसोलिनी की सोशो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इन दीज कंट्रीज में, जैसे यूरोप में फासिज्म, नाजिज्म, जर्मनी में, और भी 2-3 एग्जाम्पल थे, जैसे कि जापान में भी था ऐसा ही सिस्टम. तो इनमें फासिज्म का टर्म होता है कि सोशो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसको डिस्क्राइब करता है. तो जैसे कुछ फीचर्स दिए हैं उसने अपने फासिस्ट स्टेट के मुसोलिनी ने कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हैं. डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हैं, कोई राइट्स को परमिशन नहीं देते. तो और वो जैसे पार्लियामेंट को बोलते हैं टॉकिंग शॉप. मतलब कि ऑल्दो मैंने ये लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये 150 वर्ड्स में थे तो मेरे को कम पड़ रहे थे वर्ड. तो वैसे ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही थ्रू आते हैं ये पावर में और फिर धीरे धीरे उसी को ख़त्म करते हैं. तो उस तरीके से फासिज्म एंड डेमोक्रेसी और राइट्स को ख़त्म करते हैं. और इनके क्या होता है, कंप्लीट सेंसरशिप होता है लिबर्टीज़ में. तो इसकी जो सोसाइटी होती है वो रेजिमेंटेड सोसाइटी होती है. और ये बोलता है कि जो पीपल शुड सेक्रीफाइस देमसेल्व्स एट द अल्टर ऑफ स्टेट. स्टेट के सामने सबको सेक्रीफाइस कर दें पीपल, ऐसी वो उनसे डिमांड करता है. और इकोनॉमिक टर्म्स में जो स्टेट की कंडीशन बताई है वो होता है कॉर्पोरेट स्टेट. मतलब कि स्टेट ही सब कुछ जो भी कैपिटलिज्म वो स्टेट करेगा अपनी तरफ से. तो जैसे उस चीज़ को कार्ल मार्क्स बोनापार्टिज्म बोलता है, डिस्क्राइब करता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स भी बोलता है उसको. इंटरनेशनल स्फीयर में ये जियो पॉलिटिक्स को बताते हैं कि मतलब जियो पॉलिटिक्स लेते हैं कि एक्सपांशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होती है इनकी. जैसे स्टेटमेंट में बोलती है ना कि नथिंग बियॉन्ड इट, मतलब स्टेट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. तो मतलब वही है कि इतना एक्सपांड कर लो कि स्टेट हर जगह पे स्टेट ही है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं. तो जियो पॉलिटिक्स इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, एक्सपांशनिस्ट नेचर होता है और वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं. जैसे मुसोलिनी बोलता है कि वॉर इज टू मैन इज वॉट मैटरनिटी टू वुमेन. फिर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में कार्ल पॉपर, हन्ना अरेंट होते हैं, वो टोटलिटेरियन स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं और इसको ट्रेस करते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. तो वो प्लेटो के पास पहुँचते हैं जिनका आइडियल स्टेट है जहाँ पर प्योर ड्यूटीज़ हैं और फिलोसफर किंग होता है. वहीं पर हीगल से भी पहुँचते हैं. हीगल बोलता है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. हॉब्स का भी एक जो लेवियाथन है वो भी एक प्रॉपर रेजिमेंटेड स्टेट के बारे में बात करता है, मतलब कोई राइट नहीं होंगे. इस चीज़ को गांधी भी क्रिटिसाइज करते हैं. फासिज्म को वो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्निटी से डिस्क्राइब करते हैं. बाद में उसको बोलते हैं कि मतलब मैकियावेलिज्म है, यहाँ पर कोई पावर पॉलिटिक्स और एथिक्स में कोई रिलेशन नहीं है. तो कंक्लूजन थोड़ा और भी अच्छा कर सकता था लेकिन 150 वर्ड्स की वजह से रुकना पड़ा.
सही है। ये हॉब्स का रेजिमेंटेड स्टेट का क्या आइडिया था? बेसिकली इसका एक्चुअली ये था रेजिमेंटेड तो कि मैंने डाल दिया था वर्ड, अदरवाइज वो होता है ना कि वो पूरा स्टेट के पास ही पावर रखता है हर चीज में, मतलब स्टेट इंडिविजुअल इज को कोई सुप्रीम। राइट नहीं देता। वो बोलता है ना लिबर्टीज वेयर लॉ इज साइलेंट। सही है। इसमें बेसिकली स्टेट का ये व्यू था कि जो मतलब रीजन पावर ऑफ रीजनिंग है, या मतलब जो भी पर्टिकुलर या यूनिवर्सल कुछ होगा, तो वो रीजन के बेसिस होगा, और वो रीजन जो है स्टेट के बेसिस होगा। तो स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या रीजनेबल है, क्या रीजनेबल नहीं है। बेसिकली इसमें एक और पॉइंट था जो फासिज्म वाला था, कि फासिज्म जो इवॉल्व हुआ था वो बेसिकली वॉल्किश स्पिरिट में हुआ था, कि मतलब एक वॉल करके एक एथनिसिटी है जर्मनी में। तो वॉल्किश स्पिरिट इस बात को कहते हैं कि एक छोटी सी मतलब रूरल कम्युनिटी है, जो मतलब उसमें जो जर्मन एथनिसिटी है। तो वहाँ पे जो वो होगी, जो उनकी मतलब कि स्टेट होगा वो सुप्रीम होगा, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट या प्रायोरिटीज होंगे वो सारे के सारे सबॉर्डिनेट रहेंगे इसमें। वॉल की स्प्रिंट में डाल दूंगा, ये उसमें लिखा हुआ था ऑल। सही है यार। एक और चीज था, ये आपने लिखा है फासिस्ट कैन बी कंसीडर्ड एज बोनापार्टिज्म। तो इस ये चीज बोला था क्या? मतलब मैंने नोट्स में तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। नहीं, मतलब जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है मैंने उसको रिलेट किया है। मतलब बोनापार्टिज्म क्या होता है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, और जो फासिस्ट स्टेट होते हैं, मैंने बोला नहीं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज, मतलब उसको देखा जा सकता है वैसा बोनापार्टिज्म जैसा, जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। मतलब जो हिटलर ने किया था, एक पढ़ते हैं ना हेराल्ड के में, उसमें भी तो वही डिक्टेटरशिप, मतलब एग्जीक्यूटिव को काफ़ी ज़्यादा पावर हो गई थी। तो मैंने उसको रिलेट किया उससे। मतलब ऐसा उसने बोला नहीं है, मतलब ये उसने मुसोलिनी ने नहीं बोला है। मैं बोला कि ऐसा फासिज्म जो स्टेट है वो इट कैन बी कंसिडर्ड एज बोनापार्टिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स बोलता है बोनापार्टिज्म का कंसेप्ट। जैसे आप कल बोलते हैं ना, कार्ल पॉपर लिख देता है नीचे फॉल्सिफिकेशन के साइड में, तो मैंने वैसा ही आज बोनापार्टिज्म का। अच्छा एक बात बताओ, हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म और उसके अगेंस्ट जो है नाजिज्म या फासिज्म? अगर आइडियोलॉजी को लेके चलो तो अथॉरिटेरियनिज्म से कैसे अलग होगा ये? हेलो। Freedom in political sphere like is limited in authoritarian, but in fascism in personal sphere also they are affected. Authoritarianism is only for like political sphere. Fascism will affect personal also, political and personal. तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब मैं उसी क्वेश्चन कर रहा हूँ, बोनापार्टिज्म जो लिखा हुआ है वर्ड, ये फासिज्म के लिए यूज करना थोड़ा अलग नहीं होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा ये? नहीं नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर फासिज्म, मतलब जैसे ना डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर में बात की है मैंने। पहले पॉलिटिकल सिस्टम में जाकर के बात की है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम में जाकर के बात की है। तो उसी तरीके से एक मतलब एग्जीक्यूटिव के स्फीयर में भी बोल सकते हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि इनके पास पावर होती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, सिंगल पार्टी होती है, उसके पास ही सारी पावर होती है। तो जो उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वही पावर अपने हाथ में रखते हैं ना। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप और डिस्कस नहीं कर लो मतलब इस कोई चीज़ में। थोड़ा सा मतलब मैं अलग से इंटरप्रेट कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि जब हम बोनापार्टिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेपोलियन जो था, बोनापार्ट, और उसके जो वो थे, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके पास पावर्स थी, मतलब एक हायरार्की में। लेकिन जब हम फासिज्म या फिर आपकी इसकी बात करते हैं, ये नाजिज्म की, तो भले ही यहाँ पे ये बोलते हैं कि पावर हमारे पास है, बट दे कंसिडर की जो स्टेट है वो सुप्रीम है। वहाँ पे नेपोलियन वो अपने जो स्टेट की बात नहीं करता है, वो सिंपल बोलता है कि भैया वी आर द एग्जीक्यूटिव, हम लोग जो है जो करेंगे वो आयरन हैंड से रूल करेंगे। लेकिन ये लोग बात करते हैं स्टेट सुप्रीम है, सब कुछ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रहा है। इवन नाजिज्म का भी जो वो पॉइंट था वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम कर रहे थे, जो इंफीरियर या इसमें सुपीरियर। हाँ, इसमें मतलब ये भी पॉइंट था कि बोनापार्टिज्म में स्पेसिफिकली ये बोला था कि वहां पर स्टेट वुड नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी क्लास। मतलब एग्जैक्टली। ये बोलना कि वो डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव हो गया, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि फारफेच्ड हो गया है। मतलब पॉइंट मैं आपका समझ रहा हूँ, वो उस डायरेक्शन में थोड़ा सही है, बट ये थोड़ा सा फारफेच और ब्रॉडर चीज हो गया बोनापार्टिज्म। वो हाँ भी थोड़ा यार, मतलब मेरा मैं भी हाँ। वही इंटरप्रेट कर रहा था, मैं भी वही इंटरप्रेट कर रहा था। बाकी आई थिंक सही लिखा है, बाकी तो सारे पॉइंट्स अच्छे और कवर जी वो किए हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे भी, एक बार और बोलना, बोनापार्टिज्म से रिलेटेड काफी सही लग वो रही थी वो। मतलब बोनापार्टिज्म में ये था कि द स्टेट वुड, ये जो एग्जीक्यूटिव है दे मतलब जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था ना कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास,
बट बोनापार्टिज्म में ऐसा था कि देयर वुड बी नो डोमिनेंट क्लास, मतलब कैपिटलिस्ट भी डोमिनेंट नहीं होंगे और वर्कर भी डोमिनेंट नहीं होंगे, तो वहां पे स्टेट जो है वो एक पावर बैलेंसर होगा, तो इक्विलिब्रियम वो मेकर जैसा ना। हाँ करेक्ट करेक्ट इक्विलिब्रियम होगा या फिर वो पावर बैलेंसर उस टाइप का कुछ होगा, तो वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा उस सेंस में उसने बोला है। बाकी तो आई थिंक ठीक है इसके अंदर। और किसी के पास कोई एडिशन है क्या इसमें? ये एक्चुअली सेम पॉइंट मैडम ने लिखवाया है अपने नोट्स में, मतलब ये इक्विलिब्रियम मेकर से मेरे को याद आया। हाँ इक्विलिब्रियम तो लिखवा है, है। हाँ वो तो लिखवा हाँ है। मतलब इक्विलिब्रियम मेकर, और ये फासिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज बोनापार्टिज्म, डिक्टेटरशिप एग्जीक्यूटिव लाइक नॉर्थ कोरिया, हिटलर, ये एग्जांपल भी दिए उन्होंने। ठीक है, और कोई आइडिया, कोई और इनपुट इसके अंदर? अरे समींद्र ढंग से मतलब कवर कर रखा है, जो मतलब बैकग्राउंड है उसका, बस में वॉल की स्ट्रेट हो गया, फिर उसका हेगल का स्ट्रेट वाला, मतलब जो स्ट्रक्चर है समीप वाला ज़्यादा अच्छा था। गौरव के भी पॉइंट्स अच्छे हैं, बट समीप वाला ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर था। इनिशियली हाँ मतलब पूरा बता दिया कि कैसे जो है उनकी जो आइडियोलॉजी कहाँ से आई है, प्लस बाद में वो जो उसने लिखा था विल ऑफ द विल्स या गुड ऑफ द गुड ऑफ गुड्स और सोल ऑफ द सोल्स, और आखिर में क्रिएटर ऑफ राइट्स, और वही जो मुस्लिम ने कोट करा था, वो थोड़ा उसने मतलब पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ बट मेरे को थोड़ा सा वो थोड़ा मेरे को वो नैरो इसलिए लगा जैसे स्टेट का वो ऑटार्की वाला जैसे इसने बता रखा है गौरव ने, वो एक दो पॉइंट्स शायद मिसिंग थे, अगर वो और ऐड हो जाते तो होलिस्टिक हो जाता। यार बेसिकली पता, मैं सभी बोलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 150 वर्ड्स का आंसर है, इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, आपको बहुत ही लिमिटेड लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। आप ज्यादा घुमाओगे फिर आओगे तो फिर वो वही आपका जो है कम पड़ जाएगा वहां पे लिखने का। हाँ इस मतलब सेंस ये में लेना ये होगा। कंसेप्ट मेरे को लग रहा था, इस करके मैं 2 पेज में जल्दी जल्दी खत्म नहीं, किया। गौरव का भी, हाँ, गौरव का भी आंसर अच्छा है, गौरव ने मतलब काफी सारे पॉइंट्स डाल दिए जो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो थोड़ा मतलब काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया है। एक्चुअली नहीं, मैं नहीं, वो बात तो सही है, मेरा भी समीप का आंसर भी मतलब philosophical मेरा भी है। ओपिनियन वही है कि जो मैंने जो एस्पेक्ट्स लिए उसमें अगर उस एक आंसर को राउंड करना है ना, तो ऑटार्की जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस किया मैंने। एक्सपेंशनिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि स्टेट को के पूरे रोल को वो डिफाइन करता है वो स्टेटमेंट। मैंने खाली उसको मुसोलिनी के अथॉरिटेटिव रेजीम और टोटलिटेरियन रेजीम तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसका। तो 10 नंबर में भी मेरे ख्याल से उसी पॉइंट्स को एक एक लाइन में मल्टीपल डायमेंशंस कवर करके किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, बट कवर्स पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। एक पॉइंट पे एक्सटेंड करने से ना मार्क्स फिर उतने नहीं मिल पाते। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन 10, एग्जामिन द कंसेप्शन ऑफ स्टेट इन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड मार्क्सिज्म। इस पे निशान ने लिखा है और निकुंज ने लिखा है, कोई है क्या इनमें से? ठीक है, किसी को पढ़ना पड़ेगा यार ये। हाँ हाँ, ये मेरे को ये अलॉटेड था, पर मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने पढ़े हैं दोनों के आंसर ही, पर मुझे थोड़े से इनमें डाउट है। आई विल रीड इट एंड देन आई विल मे बी एबल टू डिटेल इट बेटर। कोई पढ़ा है क्या तूने अभी इन दोनों आंसर दोनों में से? नहीं, दोनों ही पढ़े हुए हैं मैंने, पर मुझे दोनों में ही थोड़ा बहुत वो है। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे इसके रिलेटेड, तो उसमें काफी सारी कंफ्यूजन है। आई couldn't write the answer properly, so I thought that I'll have the discussion and then write the answer so that at least it would be a model answer. क्योंकि इन दोनों में मुझे थोड़े से प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ले यार शानू, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। अब ठीक है क्या? ओ सॉरी, मेरे एंड से वॉल्यूम कम था। तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर बाद में बता दूंगा मेरी ठीक है। The conception of state in every ideology is merely means to achieve ends. Either it exists for the people or against the people. It describes different pools of scholars differently. Marxism is a result of capitalism. For Marxist scholars, state is instrument of capitalist class. For him, state is not a result of contract, but state is a result of subjugation of work by the story, or weak by the strong. As per the Marxist, nature of state is not neutral, but the capitalist class function of state is instrument of coercion. According to structuralist Gramsci, state is not just reflection of base, rather state is also a structure in itself.
Marxism leads to emergence of fascism, where fascist leader interpret Marx wrongly for achieving its aim in the name of nationalism. According to Laski, fascism is nothing but last desperate attempt to protect capitalism. For fascist leaders, state is guardian of people, have absolute power. In the words of Mussolini, there is nothing outside the state, nothing over the state, and nothing against the state. Hannah Arendt was against absolute authority of state. She supported participation of people in public sphere and had support the civic liberty. एक तो मुझे इसमें कंसेप्चुअल एक वो लगा कि इज रियली मार्क्स ये जो फैसिज्म एंड आउटकम ऑफ मार्क्सिज्म, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आंसर ऑल ओवर द प्लेस था ये, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन दूसरा पढ़ लेते एक बार। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इज इट एक्चुअली करेक्ट? मतलब हैना एरेंट के क्रिटिसिज्म के सेंस में कह सकते हैं वैसे, अदरवाइज मार्क्स ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। हैना एरेंट ने जरूर क्रिटिसाइज किया उस सेंस में कि मार्क्सिज्म जो है वो टोटलिटेरियन रिजीम को प्रमोट करता है और क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करता है, वायलेंस इज एन एंड इन इट। कहा ना कि फैसिज्म इमर्ज्ड आउट ऑफ मार्क्सिज्म। वो हैना एरेंट ने उसे ऐसे क्रिटिसाइज किया है, वहां पे वो ठीक है। अदरवाइज ऐसे बोलना कि वो उसमें से इमर्ज हुआ है, आई थिंक पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा ही पढ़ देता हूँ, बट मे बी in the words of Gardner, political science begins and ends with the state. The statement reflects central position of state in political theory. Fascist rulers like Hitler and Mussolini had made absolute state. According to Mussolini, there is nothing above state, nothing against the state, and the same line. थोड़ा सा नीचे का. He believes in the absence of state, as state acts as an instrument of exploitation of working class by bourgeois class. Fascists believe that power lies with a small section of elite caused as junta, where leaders are worshipped as a superman. However, Marxist scholars differ from the view that state represents an authority which is not natural, as it was created as an instrument of dominant class to protect their property and privileges, as pointed out by Engels. Or Mussolini, in his book on Principles of Fascism, held that man should sacrifice himself for the sake of state, whereas Marxists advocate revolution against state to create stateless society and end exploitation. मुझे एक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक क्वेश्चन में वो था कि सीधा सीधा तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं है कि फैसिज्म का नेचर ऑफ स्टेट और उनका कंसेप्शन ऑफ स्टेट मार्क्सिज्म का, तो मुझे लगा दैट वी शुड ट्राई विद मे बी सिमिलैरिटीज एंड देन टुवर्ड्स differences and then towards criticism and relevance. Is it the correct approach, or it can be structured some other? एक आंसर डाला यार, इसको देख लेके एक बार। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। किसका है? एक पुराना आंसर है। State has been a central concept in the study of politics. It is said that political science begins and ends with state. Different political ideology have different views regarding the state. For fascism, state assumes the highest importance and commands unquestionable legitimacy. Mussolini states that there is nothing against the state, above the state, or beyond the state. Fascism is utilitarianism, which seeks to recreate the society, giving the central place to the state. Fascists seek to implement the Hobbesian ideas of an absolute state or Leviathan. Fascists do not believe in the liberal conception of rights of citizen against the state, but they believe in the duties of state. Marxists, on the other hand, believe that state is an instrument of bourgeois class which inflicts violence and force upon the proletariat. Marxists see the continued existence of state as a reminder of the continuous class struggle throughout all epochs of the history. For once class struggle ends, state will wither away.
Thus, Marxists call for a revolution against the state. Karl Marx communism is a stateless society. For Marxists, viewed fascism as an extreme form of capitalism, which arose in desperation. I think ये शायद लेनिन का idea था. To secure its dominance against the unity of proletariat and possible communist revolution. Okay. The fascists view the state as neutral force. The fascist cooperative state did favor the capitalists over the proletariat and perceived communist politician and persecuted communist politician extensively. So I think uska idea Gramsci wala. The fascist state come into existence in Italy in the interwar period, but Marx communism remains a utopia. Whatever communist state arose merely similarly exploitative in nature with high amount of power concentration with communist party. ठीक है, ये था. इसमें हम वो जो मार्क्सिस्ट के अंदर जो डिविजन है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरिस्ट का वो नहीं आया करते. एक वो जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म सोशलिज्म आता है बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास. तो दूसरे साइड का जो ओरिजिनेशन है फासिज्म का, ये बोल सकते हैं कि अपीजमेंट बाय द लिबरल कंट्रीज अगेंस्ट कम्युनिज्म गिव राइज टू द फासिज्म स्टेट. वैसा भी डाल सकते हैं पॉइंट. मुझे लगता है इंट्रो बट आई थिंक वो तो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में था ना कि व्हाई जर्मनी रोज, उस कंटेक्स्ट में था. ओवरऑल उसे आइडियोलॉजी में डालना सही रहेगा क्या? मैं इंट्रो का बोल रहा था. जो इंट्रो है वो ऐसे हो सकता है जैसे गार्नर का लिखा है सबने. उसके बाद हम दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं कि स्टेट इज अ कंटेस्टेड टॉपिक फॉर गांधी. इट हाईलाइट्स एज अ वीकनेस ऑफ मैन. For Hegel, it's state of march on earth, state of God on earth. मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ स्टेट का लिख सकते हैं. पहले लिंक करेंगे, डायरेक्ट फैसिज्म पे नहीं आएंगे. उसके बाद फैसिज्म और कम्युनिज्म, फैसिज्म और मार्क्सिज्म को लिंक नहीं करेंगे. हम इंडिविजुअल कंसेप्शन ऑफ स्टेट बोलेंगे. मार्क्सिज्म का क्या है या फैसिज्म का, जैसे आपने पॉइंट लिखे है. और सिर्फ एंड में 2 पॉइंट्स कुछ लिंक कर सकते हैं. जैसे आपने लिखा है कि मार्क्सिज्म जो बोलता है, लेनिनिज्म जो बोलता है कि फैसिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म. वो एक पॉइंट डाल सकते हैं. और वहाँ से कैपिटलिज्म का डाल सकते हैं कि दे डोंट फेवर कम्युनिज्म, रादर दे फेवर ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ ये इकोनॉमी. तो एंडिंग दूसरे की जो थी, दूसरे एक किसी ने लिखी थी कि मुसोलिनी ने लिखा है कि स्टेट शुड, इंडिविजुअल शुड सैक्रिफाइस हिमसेल्फ एट द ऑल्टर ऑफ स्टेट, वेयर एज फॉर मार्क्सिस्ट वी शुड ब्रिंग रेवोल्यूशन to create path for socialism और communism. एंडिंग में ये ले सकते हैं. तो आप अपना स्ट्रक्चर बताओ कोई और. इनको जोड़ेंगे नहीं आपस में, क्योंकि फैसिज्म का आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट कुछ अलग है, जो मार्क्सिज्म का कंसेप्शन ऑफ स्टेट कुछ अलग है. नहीं वो तो जोड़ दो आप. हाँ, जोड़ दो आप वैसे भी नहीं सकते, आपको कंट्रास्ट ही करना पड़ेगा. कंट्रास्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक दो आंसर्स में, पहले आंसर में उसे सीधे जोड़ा था. बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर था. वो तो था. बाकी लोग यार कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर है आपको, आपके पास इसको लेके? सचिन, नीलेश, समीप, शिवानी. तो मुझे इसका, आज हम दोपहर को भी डिस्कस कर रहे थे ना कि हम चाइना और नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट में डालते हैं, बट वी सी सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फैसिज्म आल्सो देयर ना. ये मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े तो वो मुझे काफी डिफरेंट लगे. कुछ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि उन लोगों ने इन चीजों को कम्युनिज्म में डाला हुआ है और कुछ ने इनको फैसिज्म में डाला हुआ है. तो इसलिए योर कुड नॉट फैथम मैं लास्ट में लिखूं क्या. नहीं, वो अगर वो डिस्क्राइब कर रहे चाइना और रशिया को एज फैसिस्ट, वो वेस्टर्न डिस्कोर्स है. they just try to highlight them as fascist states. वो नहीं लिख सकते हैं. जैसे कि लिखा है हैना एरेंट का व्यू. लेकिन यही है ना कि ये जो मार्क्सिस्ट स्टेट है या जो कम्युनिस्ट स्टेट है, कहीं ना कहीं वो फासिस्ट स्टेट की तरह ही काम करते हैं. बट मैकफर्सन भी वहाँ से बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर टोटलिटरियन रिजीम्स है चाइना में या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम में, वो भी हम डेमोक्रेटिक
regimes कंसिडर कर सकते हैं. There is no monopoly of westward democratic system. करेक्ट. मुझे लगता है कि वो फैसिस्ट स्टेट नहीं है, वो एक्सट्रीम हो जाएगा चाइना को एज अ फैसिस्ट बोलना. और नॉर्थ कोरिया टू सर्टेन एक्सटेंट यस, वो उसको फैसिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जो है लाइव्स ऑफ देयर सिटीजंस वो ये कंट्रोल कर रही है. व्हाट दे विल वॉच, व्हाट दे विल डू, वो सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है वहाँ पर एज कम्पेयर टू चाइना. एक्सट्रीम कंट्रोल. तो मार्क्स इतने बड़े उसको कवर करते हैं, सोशलिज्म को भी कवर कर लेता है, कम्युनिज्म को भी कवर कर लेता है, तो फिर उसके हिसाब से एक आंसर में उन सारी चीजों को अलग अलग से लिखना है. वेरी ट्रिकी, स्पेशली देन आई हैव टू कंट्रास्ट इट विद मार्क्सिज्म आल्सो. नहीं, लेकिन उसका सिर्फ कंसेप्शन बोल रहे हैं स्टेट का, तो वो तो स्टेटलेस ही बोलना पड़ेगा जो अनार्किकल है. उसमें सोशलिज्म का नहीं आएगा. सोशलिज्म तो एक स्टेज थी ना उसके लिए. और हैना अरेंट ने मतलब दोनों को ही टोटलिटेरियन बोल सकते हैं. मतलब इन वर्ड्स ऑफ हैना अरेंट, बोथ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग ऑफ फासिज्म एंड मार्क्सिज्म आर एक्चुअली टोटलिटेरियन स्टेट बोल सकते हैं. कार्ल पॉपर ही था ना शायद, पॉपर ने भी यही बोला ना, टोटलिटेरियन ही बोला. तो आई थिंक शुरुआत में सिमिलैरिटी दिखाने को तो हम ये कर सकते हैं, पर लास्ट में जब आएंगे कंक्लूजन की तरफ तो उसमें डिफरेंसेस में जैसे रेलेवेंस का तो हम इंक्लूड कर सकते हैं ना. जैसे फासिज्म का तो नोट्स मैंने पढ़ा था, इट कैन इमर्ज एनीवेयर इफ द सोशल अगर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज आ जाए तो वो इमर्ज दोबारा से कर सकती है. पर मार्क्सिज्म का जब उन्होंने रेलेवेंस बताया तो उन्होंने पॉजिटिवली खत्म किया. तो फिर मैंने जब कुछ आर्टिकल पढ़े तो उनमें बताया हुआ है कि we take Marxism का relevance very positively, but we don't blame them as negatively as we do with fascism, which is wrong. So that is where also I got a bit confused. I'll send those articles that मैंने 2-3 पढ़े थे. ऊपर से मतलब फासिज्म को बोल सकते हैं आइडियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीम राइट, और मार्क्सिज्म को एक्सट्रीम लेफ्ट करके बोल सकते हैं. एंड मतलब किसी ने पता नहीं किसने बोला है कि जब भी कोई क्राइसिस में आता है कोई स्टेट वगैरह या फिर लिबरल स्टेट, तो वो हमेशा एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, राइज ऑफ द लेफ्ट या राइज ऑफ द राइट करके. तो फिर वो हैना अरेंट का दे सकते हैं व्हाट वी नीड वगैरह की सिविल सोसाइटी में चाहिए हमको डिस्कशन और डेलिब्रेशन वगैरह चाहिए, तो तब हम टोटलिटेरियन स्टेट को वापस इमर्ज होने से रोक सकते हैं. ऐसा उसके वर्ड में बोल सकते हैं. या तो फिर हम शुरुआत डिफरेंसेस से कर सकते हैं और एंडिंग ये हैना अरेंट के पॉइंट से दोनों को सिमिलैरिटी पे कर सकते हैं. मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा. वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एकदम लिंक ही कर देगा, वो पूरा क्रक्स खत्म कर देगा कि डिफरेंस तो है ना अल्टीमेटली मार्क्सिज्म और फासिज्म में, इकोनॉमिक सिस्टम में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में. हाँ, तो आई थिंक ये इस आंसर में जो कंक्लूजन मेरे को तो ये ठीक लगा. इससे पहले आप वो ऐड कर सकते हो आई थिंक हैना अरेंट का व्यू आई थिंक, और उससे जो हम पहले बोलते हैं ना कि लिबरलिज्म को लेनिन जो है वो बोलता है एज इन अल्टीमेटली वो फिर फासिज्म बन जाता है जब एक्सट्रीम क्राइसिस में पहुंच जाता है. तो आई थिंक वहाँ लेनिन का डाल सकते हैं और एंडिंग में हैना अरेंट और फिर कंक्लूड कर सकते हैं. हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो डिफरेंट तो है उनका कंसेप्शन, लेकिन हैना अरेंट के व्यूज के हिसाब से वो सेम है. हमको तो ऑब्वियसली उनके व्यूज के हिसाब से बताना है. करेक्ट. तो वो बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली द मतलब कंसेप्शन ऑफ स्टेट डिफर्स फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड फासिज्म. ठीक है, फिर कुछ स्कॉलर ने उसको एक जैसा किया है, बट फिर डिफरेंसेस बता सकते हैं कि किस में सिमिलर है और किस में अलग अलग है. और फिर स्टेट के जो रोल है या स्टेट का जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस में, उससे में एंड कर सकते हैं. दैट इज वो परपेचुअल आइडिया फ्लरिश होता है, वो मतलब फंडामेंटल है पॉलिटिकल साइंस में, इवन दो इट्स डेफिनेशन चेंजेस फ्रॉम वन आइडियोलॉजी टू अदर. ऐसा कुछ. ठीक है, ये प्लस थोड़ा सा एलैबोरेट करना है ये वाला पॉइंट लास्ट वाला, कौन सा कि स्टेट फंडामेंटल है, ये परपेचुअल आइडिया वाला. मतलब यही लेके चल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट विल ऑलवेज रिमेन द डोमिनेंट एक्टर, और पॉलिटिकल साइंस में वही शेप करता है सारी पॉलिटिक्स. तो इसलिए वो परपेचुअल आइडिया है फ्रॉम प्लेटो से लेके यहाँ तक जो भी रहेगा. तो इसलिए फंडामेंटल रहेगा पॉलिटिकल साइंस को, इवन दो इस डेफिनेशन चेंज फ्रॉम अदर, मतलब वन आइडियोलॉजी टू अदर. मार्क्सिस्ट ने ये बोला, फासिस्ट ने वो बोला, प्लेटो कुछ और बोला, एरिस्टो कुछ और बोला, लेकिन वो कंसेप्ट ऑफ स्टेट जो
रहेगा कि वो डोमिनेंट एक्टर है और शेप पॉलिटिक्स करता है, वो तो हमेशा रहता है, परपेचुअल आइडिया रहा है। ये थोड़ा वीक नहीं हो जाएगा? मतलब ये तो मुझे उसके लिए सही लग रहा था, इंट्रोडक्शन के लिए, पर दोनों ही कंक्लूजन दोनों सेम ही रहते हैं, इंट्रो बोलो, मतलब मेरे को तो लगता है इंट्रो भी वैसे ही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है इंट्रो, और जो ये रहता है कंक्लूजन, वो थोड़ा सा फार मतलब वे हेड के टाइम पे रहता है, या पूरा समराइज करता है चीजों को। रेलेवेंस पे एंड करना नहीं सीखेगा क्या, या उनसे अभी प्रेजेंट डे में? फासिज्म का कोई रेलेवेंस थोड़ी है। नहीं, पर वो भी बताया नहीं हुआ है। था कि वो fascism आई थिंक उसको कॉन्ट्रास्ट पे एंड कर दो कि कॉन्ट्रास्ट है इनके बीच में, उसी चीज से एंड करना ठीक रहेगा। हाँ चलता है वो भी, मतलब पूरे इसको कवर करेगा ना क्वेश्चन को। करेक्ट, ठीक। आई थिंक यार नेक्स्ट पे चलते हैं, काफी डिस्कशन हो गया इस पे। शानो अब आंसर लिख देना इसके ऊपर। Okay, I'll try. Next was discuss in what sense Marx's understanding of the state can be considered as materialistic. तो इस पे नवनीत ने लिखा है So question was discuss in what sense Marx's understanding can be considered as materialistic. So Marx is a communist thinker trying to overrule overthrow capitalist system of economy. Though his historical materialistic through his historical materialism, he established that economy is the sole reason to determine the nature of capitalism the nature of condition of the state. Marx explained that state was instrument of capitalist class. Bourgeois made the institution to safeguard their property. They propounded the theory of liberalism. They propounded the theory of liberalism, and so in order to protect their interests, they talked for liberal ideas. State remained in chain. Historical injustice and inequality permitted as if in the name of institution they enjoyed full benefit by exploiting poor and marginal section on its fate. As everything is driven by economic aspect of a system, the things will change only when economic structure changes its hand. He calls for the capture of economic structure, that is the base which will liberate the poor class. The state uh, state will come to the state will come in the hands of subaltern class, and now it will follow the orders of proletariat. Now these class will enjoy the full freedom which is necessary to enjoy one's own life. Thus, he was criticized by Gramsci as mono-causal explanation, but pain and pleasure remains the central idea of political philosophy. यूटिलिटेरियन में कैसे एंड हो गए? पता नहीं। ठीक है, इस और पे क्या कोई आंसर नहीं है? नहीं, इस पे और कोई नहीं है यार। गायत्री ने रिव्यू किया, उन्होंने बोला गुड आंसर। ठीक है, आई थिंक इस पे डिस्कस कर लेते हैं यार। बाकी लोग कुछ पॉइंट्स बताओ इसके ऊपर। मेन तो क्रक्स यही है कि मटेरियलिस्टिक व्यू इसलिए दिया है क्योंकि उसने हिस्ट्री को मटेरियल के मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण हैव्स और हैव नॉट बनते हैं, क्लासेस बनते हैं, और क्योंकि वो एक मतलब एक हैव और एक हैव नॉट है, तो क्लास स्ट्रगल एमिनेंट ही है, और स्टेट हमेशा डोमिनेंट क्लास का ये रहेगा। तो इसका कुछ लिंक है क्या, ये डोमिनेंट कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास है, ये कैसे आया वो, मतलब ये कंक्लूजन पे कैसे आया मार्क्स? एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वो हेल्प करते हैं ना उन्हीं को, बोर्जियस क्लास को। मतलब इसमें आई थिंक उसको शुरू से शुरू करना है, तो शुरू में हम शुरू करेंगे तो वो मतलब वो जैसा स्टेट ऑफ नेचर वाली बात तो रहती है ना, तो वैसा ही वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है। वहां पे वो मतलब पूछता है कि भैया कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट एक्शन है, कि मतलब
इंटेलेक्चुअल एक्शन इम्पोर्टेंट है या फिर मैनुअल लेबर, तो वहां पे वो कहता है कि भैया एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि इंटेलेक्चुअल वर्क के बिना रह सकते हैं बट वो एक्शन के बिना नहीं रह सकते। और जब एक्शन प्रोडक्शन, हाँ एक्शन करता है या प्रोडक्शन करता है तो फिर उसको कहीं सरप्लस जो जनरेट करता है कहीं ना कहीं देना पड़ेगा उसको। तो वो जब फिर उसको सोसाइटी में आना पड़ता है, और सोसाइटी क्या है फिर वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ही है एक तरीके से। तो वहां से वो ये एस्टेब्लिश कर देता है कि जो बेस स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि उसको वो सरप्लस सोसाइटी के अंदर देना पड़ता है इधर उधर। तो बेस स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस है तो फिर अल्टीमेटली जो उसके अंदर जो कैपिटलिस्ट क्लास है जिनके पास प्रॉपर्टी हो जाती है वो उस सिस्टम को मेंटेन रखना चाहते हैं अपने फेवर में। तो उसी सेंस में वो फिर वो बन जाता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट शायद बन हाँ जाता है। वही शायद बोल रहा है कि स्टेट सुपर स्ट्रक्चर है इसलिए इंस्ट्रूमेंट रहेगा डोमिनेंट का शायद। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला पॉइंट सही था। आई थिंक उसको शुरू से थोड़ा शुरू करते हैं ना तो सही हो जाता कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और बेटर एक्सप्लेन हो जाता। हाँ वो पूरी प्रोसेस ही बताना सही रहेगा उसमें, मतलब फर्स्ट एक्ट ऑफ मैन कैसे है, फिर वो कैसे इंटेलेक्चुअल वाला जो बताया हैव्स और हैव नॉट बनते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस बनता है, स्टेट सुपर स्ट्रक्चर है और इंस्ट्रूमेंट रहेगा डोमिनेंट क्लास का। करेक्ट। और फिर वही क्लास कन्फ्लिक्ट वाला आइडिया है कि जब तक है क्लासेस रहेंगे तब तक क्लास कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। और फिर आई थिंक एंड कैसे करेंगे इसको? कंटेम्प्रेरी से वो दे सकते ना। बीच में क्लासलेस सोसाइटी वाला भी डालना पड़ेगा, उसका जो कंसेप्शन था स्टेट का पूरा अनार्किकल था ना। हाँ वही स्टेटलेस सोसाइटी कह रहा है ना। हम्म। बस ये बता सकते हैं कि स्टेट का सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू थोड़ा सा क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो अ डिस्कोर्स या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। स्टेट इनकम्पासेस मेनी अदर डिमेंशंस ऐसे करके बोल सकते हैं, मटेरियल हो गया, पॉलिटिकल सोशल वगैरह सब हो गया। ग्रामशी को एज अ क्रिटिक यूज करके आई थिंक तो एंड कर सकता हूँ। मोनो कैजुअल हाँ एक्सप्लेनेशन ले लिया और भी फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आई थिंक उससे एंड करना ठीक रहेगा। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया, पता नहीं प्लेजर प्लेन क्यों ये क्यों लिख दिया, तो यूटिलिटेरियन का आइडिया है। बाकी तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा आई थिंक वो बस वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला पार्ट मिसिंग है। तभी क्या पॉइंट है यार, बता दो उस पर। हेलो। हाँ यार वो मैं गौबा देख रहा था अभी, ओपी गौबा, तो उसमें क्लास पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट करके एक टॉपिक है। तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चरिंग है ना वो बहुत सही दी हुई है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही है वो। और उसने इसे दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। पहले तो वही है जो संजय ने बोला, वो तुमने बोला वो सही था, मतलब स्टार्ट वहीं से करना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। सबसे पहले बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, वो क्यों बोलता है वो। देन बेस मटेरियलिस्टिक, मतलब इकोनॉमिक बेस पे फिर सुपर स्ट्रक्चर यानी स्टेट है वो डिटरमिन होता है। देन ही से स्टेट का दो पर्सपेक्टिव दिया उसने, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। फिर इस पे एक्सप्लेन करके उसने फिर क्रिटिसिज्म दिए हैं। एंड देन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स में कैसे मार्क्सिस्ट मार्क्स का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इवॉल्व मतलब और रिफाइन किया है ग्राम्स्की और मिलिबंड पुलंजास डिबेट ने, वैसे करके उसने एंड किया है। तो मतलब उसने काफ़ी स्ट्रिक्टली थ्योरी बेस्ड ही दिया हुआ है, मतलब कुछ उसमें करंट अफेयर्स वगैरह नहीं डाला हुआ है। तो आई गेस इवन थ्योरी में ही काफ़ी कुछ है वहाँ पे लिखने को, क्योंकि मार्क्सिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज मटेरियलिस्टिक पूछा है और डिस्कस पूछा है। तो मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट हम बता सकते हैं हाउ इट इज मटेरियलिस्टिक, एंड देन छोटा सा क्रिटिसिज्म, एंड देन उसको रिफाइन किया एक तरह से ग्राम्स्की वगैरह ने कि हाउ हिज प्रेडिक्शंस डिड नॉट कम ट्रू। तो उसमें फिर क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है वो सब लेके आए वो। तो एक एक लाइन में वो सब मेंशन कर सकते हैं। एक बार वो देख लेना, पेज 263 में मेरे पास जो एडिशन है उसमें, तो उसमें एकदम स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो फोटो डाल सकते हैं क्या पेज का? हाँ एक सेकंड, मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। कमेंट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन था, साक्षी ने लिखा है।
गौरव आप रीड करोगे क्या इसको? ठीक है. The postmodernist movement traces its origin to the aftermath of World War II. It seeks to question some of the basic aspects of modernity and shows skepticism towards all existing political theories. Postmodernist scholars were influenced by Marx, who called for a deeper, that is non-superficial examination of things. In this theory of relativity, Einstein argued that truth is a relative concept. Thomas Kuhn also argued that all the theories are provisional in nature. Paradigm keeps on changing as per the interest of dominant class. This is similar to the Gramsci's and Althusser's idea of interpellation. Lyotard was the first scholar to use the term postmodern. In the postmodern condition, he described postmodernism as increasing skepticism towards meta-narratives, grand theories. To actually understand any event, we need to examine it from multiple perspectives. Multiple perspectives, as truth is inherent in our minds. He is called the father of postmodernism, rejected the idea of any objective reality, arguing that knowledge is contingent and conditional, depending on various perspectives and interests. Thus, God is dead. Moreover, the strongest will in man is will to power, and no aspects of life is free from it. Thus, there is a knowledge power connection. This resonated in Foucault's as well. Foucault argued that truth is a discourse, it is a majoritarian. The view supported by majority becomes truth. Thus, truth is a manufactured and is a phenomenon of power. So, different truths prevail under different regimes. Therefore, to understand reality, Derrida suggests the methodology of deconstruction. Thus, the essence of postmodernism lies in anti-foundationalism, subjectivity, pluralism of thought, as well as anarchism. It has been criticized for promoting obs- obscurantism, ये क्या है? Deliberate vagueness Vagueness. and deliberate vagueness and meaningfulness by Noam Chomsky, Meaninglessness. and meaninglessness by Noam Chomsky. सही है. क्रिटिसिज्म पे एंड करना ठीक कहता है क्या? वैसे मुझे वो क्रिटिसिज्म लगा नहीं, मतलब वो उसका एसेंस ही है कि कोई किसी चीज की भी मीनिंग नहीं है, मतलब पोस्ट मॉडर्न. नहीं, थोड़ा क्रिटिसिज्म में तो एंड कर दिया, लेकिन हाँ, लिखा ही है क्रिटिसाइज्ड. आई थिंक कमेंट ही था ना, तो आई थिंक वो इसको थोड़ा ऊपर करके और फिर एक कंक्लूजन दे देना चाहिए था. बाकी तो आई थिंक सारा ठीक कवर किया है. या ऊपर का तो बहुत ही अच्छा. सारी स्कॉलर्स कवर्ड हैं जो भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर. ऊपर का ही कोई पॉइंट लेके फिर ऐसे कर सकते हैं, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म कंक्लूजन के लिए. और काफी कोहेरेंट मैनर में डाले, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्कॉलर्स काफी. फ्लो काफी अच्छा है. हाँ, flow. सही. हाँ, मतलब अगर आप क्रोनोलॉजिकली भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट लियोटार्ड आता है, फिर डेरिडा. मतलब नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फादर ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म. उन्होंने फादर सेकंड और थर्ड पैरा में इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जंप कर गए. अच्छा, ये बताएं मतलब स्टार्टिंग में कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन फिलोसफी करके ऐसा कुछ है क्या? रिन्यूड इंटरेस्ट इन फिलोसफी. हाँ, मतलब बात ही फिलोसफी का है ना. हाँ, है तो वो फिलोसफिकल एक्सपेक्टेड. ठीक है, मॉडर्निटी दे दिया तो शायद वो ठीक ही है, लेकिन वो डाल तो सकते हैं.
कंक्लूजन में कुछ और याद आ रहा है क्या? कुछ और अल्टरनेट किसी के वो दिमाग में पॉइंट आता है? था क्या, ऑब्जेक्टिविटी इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। वापस रिपीट करना। पोस्टमॉडर्निस्ट ने बोला था ना, ऑब्जेक्टिविटी इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। हाँ, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा शायद, लेकिन नहीं, उन लोगों ने उसी पे से बोला था ना कि मार्क्सिज्म और फेमिनिस्ट और साइंस को सबको मिला के उन्होंने बोलते कि हर कुछ अलग अलग तरीके से करता है, तो इसीलिए कोई ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो मतलब दैट वाज देयर कंक्लूजन जब उन्होंने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को एग्जामिन किया। तो इसीलिए उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से ये कंक्लूजन दिया था। आई थिंक आंसर में भी हम लिख सकते हैं ऐसा सकते। मतलब यही बोलेंगे कि बाकी थियरीज ने जो कंसेप्ट है या रियलिटी है उसको ओवर सिंप्लीफाई किया है, एंड दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी इटसेल्फ, ऐसा कुछ। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी ना नीदर डिजायरेबल है नॉट अचीवेबल, ऐसा कुछ। ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं इन लोगों ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है री इंटरप्रिटेशन का, डीकंस्ट्रक्शन का, ये रीथिंक करने को बोल रहे हैं हमारे कंसेप्ट्स को और हमारे रियलिटी को वापस डेवलप करने के लिए, ऐसा कुछ करके ही बस एंड कर सकते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, इनके मेथड जो इन लोगों ने अच्छी मतलब अडॉप्ट किए हैं वो अभी भी हम मतलब रेलेवेंट रहेंगे हमको अपनी जो कंसेप्ट है उसको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा कुछ। हाँ, और किसी का कुछ है? मेरे ख्याल से पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल शायद न्यू सोशल मूवमेंट्स और मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव वगैरह जो है ना, वो काफ़ी हद तक पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, सही बोल रहे हैं। उस पे फेमिनिस्ट, उस पे हम एंड कर सकते हैं कंक्लूजन में। LGBTQ राइट्स वगैरह और वो सब जो है ना, न्यू मूवमेंट्स, आई थिंक उस पर्सपेक्टिव में सही रहेगा कि एक नया उनको लेजिटिमेसी और वो सब दिया है। इसको थोड़ा कुछ वर्ड्स में पुट अप कर देगा क्या एक बार? हाँ, समीप। मैं डालता हूँ यार कुछ। हम्म, ठीक। ठीक। हाँ, आई थिंक ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग रहेगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। कमेंट ऑन इको फेमिनिज्म, शिवानी। तो इको फेमिनिज्म पे था क्वेश्चन। स्टार्टिंग बस मैंने यहीं से करी है कि इको फेमिनिज्म जो है वो फर्स्ट जो टर्म यूज करी गई थी फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डी योरबॉन के द्वारा करी गई थी, और इको फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंडर आता है। फिर ये जो थ्योरी है ये कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज दैट सपोर्ट द फाइट फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड टू हैव वायबल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो दो एस्पेक्ट हैं, एक विमेन एम्पावरमेंट का और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का। इको फेमिनिज्म फोकस करता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने नेचर को और विमेन को दोनों को डोमिनेट कर लिया, स्पेसिफिकली मैन। फिर वो बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुई है, सोशल इनजस्टिस हुई है, उसका लिंक जो है हायरार्किकल थिंकिंग से। हायरार्किकल थिंकिंग होती है अप डाउन, मतलब अप डाउन टर्म्स में बोलते हैं कि कोई चीज़ हमको समझा दी जाती है कि ये ऊपर है तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कोई चीज़ हमको समझा देती जाती है कि ये नीचे है, हम कम वैल्यू करेंगे। जैसे अगर हम जेंडर के पर्सपेक्टिव में देख लें तो जो कमाता है वो बढ़िया है तो हम, और जो हाउस होल्ड करता है वो नीचे है, तो मतलब हम उस तरीके से देखेंगे, हम ज़्यादा रिस्पेक्ट फादर की करेंगे रादर देन अपनी मम्मा की। और दूसरी साइड अगर हम नेचर और टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो अगर कोई लैंड फ्री पड़ी है, वहाँ पे खेती हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, पर नई फैक्ट्री लगानी है तो हम वैल्यू किसको करेंगे, जिसके अपर जो हमको समझाया गया। तो वो फेमिनिस्ट बोलते हैं ये सब चीज़ें हायरार्किकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो एक फेमिनिस्ट है केरेन जे वॉरेन, वो बोलती है कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड के बिलीव्स हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, अजम्पशंस हैं, वो पेट्रियार्कल सिस्टम जो है वो फ्रेम करता है और वो जस्टिफाई करता है कैसे डोमिनेशन सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट होने चाहिए। और द थिंग इज टूल इज हायरार्किकल थिंकिंग एंड वैल्यू ड्यूअलिज्म। वैल्यू ड्यूअलिज्म मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी थी, जैसे कोई दो क्वालिटीज है स्पोर्ट्स और सिंगिंग की, क्वालिटीज दोनों है लेकिन वैल्यू किसको ज्यादा करेंगे लोग, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स को। तो ऐसे समझा देते हैं कि ये सब सेटअप के अकॉर्डिंग सब चीजें चलती हैं। फिर उसके बाद जो है
इको फेमिनिज्म में काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स हैं, जैसे नेचर इको फेमिनिज्म, स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव इको फेमिनिज्म। तो जो नेचर इको फेमिनिज्म है, उसमें बेसिकली जो फेमिनिज्म जो है, जैसे बीना अग्रवाल होगी, शेरी ऑटनर हो गए या एसडी बॉयर हो गए, वो बोलते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो नेचर के ज़्यादा क्लोज हैं और जो मेन हैं वो कल्चर के ज़्यादा क्लोज हैं। और जो भी हमारे हायरार्किकल थिंकिंग बना दी गई है, हम नेचर को कम समझते हैं और कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कल्चर एक क्रिएटेड थिंग है, वो पेट्रियार्कल सेटअप है। लाइक वी हैव कल्चर, वी हैव रिलीजन, दैट इज पेट्रियार्कल सेटअप, बट द ओरिजिनल थिंग इज नेचर एंड विमेन इज मच क्लोजर टू नेचर। तो उसके लिए वो काफ़ी सारे पॉइंट्स भी देते हैं, वो मैं आगे बता देती हूँ। बीना अग्रवाल जैसे बोल रही है कि इन पेट्रियार्कल थॉट विमेन आर सीन टू बी क्लोजर टू नेचर एंड मेन टू कल्चर, and nature is seen inferior to culture. Also, women and nature have been together exploited. Thus, feminist and environment movements have begun together. तो दोनों का इकट्ठे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसलिए दोनों जो मूवमेंट्स हैं वो इकट्ठे ही स्टार्ट हुई हैं। तो उसके बाद जैसे ये फेमिनिस्ट बोलते हैं, शेरी ऑटनर वगैरह की, जो कल्चर है वो वुमेन को सबॉर्डिनेट करता है। क्यों? वो विमेन की जैसे बॉडी है या फिर उसका इमोशनल मेंटल सेटअप है, ये सब चीज़ों को मतलब जो पहले कंसिडर करा जाता है और उसको कल्चर में हायरार्किकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग नीचे वाली वैल्यू दी जाती है, और जो मेन है उनको लीडिंग रोल्स दे दिए जाते हैं। मोरओवर जो विमेन की नेचुरल बॉडी है वो नेचर के साथ ज़्यादा लिंक अप करती है। क्यों? क्योंकि नेचर भी हमको पालती है और एक साइकिल जो है वो चला रही है, ग्रोथ होती है। ऐसे फीमेल्स जो हैं वो भी ग्रोथ में मतलब जो साइकिल चलाती हैं और बर्थ देती हैं। मोरओवर वो पालती भी हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बर्थ भी देंगी और पालेंगी भी। मोरओवर जो एसडी बॉयर है वो सब ये बोलती हैं कि जो विमेन की बॉडी है वो विमेन के काम की ही नहीं है। मतलब नेचर भी जो है उसका भी मीन्स है सर्व करना और एक साइकिल चलाना, और विमेन की जो बॉडी है वो भी उसके काम की नहीं, रादर उसकी बॉडी इस तरीके से बनाई गई कि सिर्फ साइकिल चल सके दुनिया का, इसलिए वो उसके ज़्यादा क्लोज है। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल या अदर ऑर्गन्स, वो उसके काम के है ही नहीं, किसी काम में आएंगे ही नहीं, बट वो बने क्यों है? सर्व करने के लिए। फिर उसके बाद जो नेचर इको फेमिनिज्म मैंने समझा दिया। उसके बाद जो कल्चर इको फेमिनिज्म है ना, वो मैंने जहाँ से पढ़ा मैं कंफ्यूज हो गई फिर उसके बाद, क्योंकि कईयों ने नेचर और कल्चर इको फेमिनिज्म को फ्यूज कर रखा है और कईयों ने कल्चर और स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म को जो है फ्यूज कर रखा है। तो ये मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं पढ़ के थोड़ा यहाँ लिख दूंगी वहां पे बाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। वंदना शिवा जो है उसने क्रिटिसाइज करा है ऐसे स्कॉलर्स को जो मतलब बोलते हैं एक्सक्लूसिवली इको फेमिनिज्म को विमेन और नेचर के साथ लिंक कर रही हैं। वो भी मतलब समझती है कि हाँ जो फीमेल्स हैं वो नेचर के ज़्यादा क्लोज हैं, बट द थिंग इज कि जो रियल फ्रीडम है, लिबरेशन है, वो तब आएगी जब विमेन्स जो हैं वो फ्री होंगे कि वो भी मैस्कुलिन वैल्यूज अडॉप्ट कर सकें ओपनली सोसाइटी में, रादर देन रोते रहें कि नहीं हम तो नेचर के क्लोज हैं, नहीं कल्चर तो आदमी ने ले लिया, ये सब चीज़ें। मोरओवर जो वंदना शिवा है वो इस सब चीज़ को इकोनॉमी की टर्म्स में भी देखती है कि जो फॉरेस्ट हैं वो सोर्स ऑफ इकोनॉमी है काफ़ी लोगों के लिए, और इनफैक्ट वो वुमेन्स जो हैं वो भी काफ़ी फॉरेस्ट को यूज़ करती हैं। तो इस सेंस में भी उसने बोला है, और उसने साइंस को काफ़ी मतलब बैश करा है कि जो साइंस है उसने पुराने हिस्टोरिकल रूट्स को तोड़ा है और विमेन भी एक्सप्लॉइट हुई हैं और ये इकोलॉजी भी एक्सप्लॉइट हुई है। फिर उसके बाद आता है स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म। ये बोलता है कि वापस अपनी हिस्टोरिकल रूट्स में चले जाओ और जो पैट्रियार्कल रिलीजन सेटअप है वो सब छोड़ दो। क्यों? जैसे अपन देख लें, अपन इंडिया के एग्जाम्पल ले लें हड़प्पन कल्चर में, तो तब भी पहले वो मतलब नेचर को ही पूछते थे, फिर ऋग्वैदिक पीरियड में भी वो अग्नि, ये फायर एलिमेंट्स वगैरह को पूछते थे, बट बाद में जब डीजेनरेशन हुई है वुमेन की वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई है, तब इन्होंने अपने शिव ये वो बना लिए, वो पैट्रियार्कल रिलीजन। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जब हम हिस्टोरिकल रूट से जाएंगे, हम नेचर से कनेक्ट होंगे, तो वुमेन की भी अपने आप इंप्रूवमेंट होगी। ये स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म बोलते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव इको फेमिनिज्म जो है वो बोलते हैं कि जो विमेन है उसको विमेनहुड को सेलिब्रेट करना चाहिए, रादर देन रोना नहीं चाहिए कि मैटरनल रोल्स हमको मिले हैं या जो भी हमारे स्पेशल रिलेशनशिप है नेचर को, हमको इसको रिएक्शनरी वे में ना लेके एक रेवोल्यूशनरी वे में लेके आना चाहिए। और जो मेजर थ्रस्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव इको फेमिनिज्म की वो है पॉलिटिकल एक्शन। हमको ये सब चीज़ों से एक पॉलिटिकल एक्शन में आना है और हमको भी लीडिंग रोल्स लेने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हम बता सकते थे थोड़ा
चिपको के बारे में या ग्रीन बेल्ट मतलब काफ़ी एग्जाम्पल जो रेलिवेंट हो सकती है। मैंने एक पढ़ी थी नेट पे, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो कीनिया में चल रही है, वहाँ पे विमेंस ने इनिशिएटिव ले रखे हैं कि डेजर्टिफिकेशन हो रखी है तो वो ट्री प्लांट करेंगे। उसकी डिटेल देखनी होगी तो देख लेना वहाँ पे। उसके बाद क्रिटिसिज्म में मैंने बताया है कि जैसे ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड काफ़ी स्टडीज़ होते हैं, डीप इकोलॉजी, गाया, ये सब। तो जो डीप इकोलॉजी वाले हैं वो बोलते हैं कि ये कहाँ लिखा है कि मैन ने ही नेचर को एक्सप्लॉइट करा है, वुमेन ने भी इक्वली नेचर को हार्म करा है। जैसे अगर हम थर्ड वर्ल्ड की एग्जांपल ले रहे हैं, पुअर कंट्रीज करती हैं तो वुमेन ही जाती हैं और वो काट के आती हैं। वो क्रिटिसाइज करती है कि ये वाले स्कॉलर्स को कि उन्होंने डिफरेंट ओपिनियंस नहीं इस पे ले रखी, या उन्होंने डिफरेंस नहीं नोट कर रखा। उन्होंने सारा इको फेमिनिज्म एक ही मतलब अम्ब्रेला के अंदर ले लिया है, जबकि क्लास और एथनिसिटी जो है वो भी मैटर करती है, प्लेस भी मैटर करती है। और जो जैसे थर्ड वर्ल्ड की जो विमेन है उनका ज़्यादा लिंकअप है फॉरेस्ट के साथ। वो ज़्यादा अगर फॉरेस्ट रिमूव होगी तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा रादर देन किसी और कंट्री की। तो उसने इस बेसिस पे करा। बस इस पे ज़्यादा मेरे को और कुछ मिला नहीं। जी कुछ मिल गया तुम्हें तो। मेरे नोट्स में तो बस 4 लाइन लिखा रखी है मैम ने को करने। हाँ मैं स्कॉलर के हाँ जी स्कॉलर के नाम में हमने सिर्फ वंदना शिवा लिखा हुआ था इसमें। मैंने लिखवाई बस 4 लाइनें। ये इग्नू के नोट से मैंने थोड़ा बहुत देखा, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा लिख रखा था, मेरे को थोड़ा बहुत समझ लगा, फिर मैंने साइड पे लिख दिए जो इग्नू वाले हैं पॉइंट्स थोड़े। और एक यूट्यूब पे वीडियो थी, पता नहीं विद्या समथिंग चैनल पे, वहीं से बस कॉपी पेस्ट करा। सही है, कंटेंट मिल गया, सही है। कोई और एडिशन है क्या किसी का इस पे, तो इको फेमिनिज्म पे? पहले लिखा हुआ तुमने, लिखा था आंसर में ये जान। क्या चीज? एक स्कॉलर का नाम मैंने लिखा हुआ था, मैरी टैली। मैरी नहीं लिखा यार मैंने। मतलब बस यही एक चीज मेरे उन 4 लाइन में शायद एक बस। क्या बोल रही है मैरी? कुछ बोला नहीं है, मैंने स्कॉलर्स में मैम ने वंदना शिवा लिखा है तो मैंने अलग से बस देखा कि मैरी डैली पता नहीं कहाँ से पढ़ के डाला हुआ, तो बस मुझे स्ट्राइक कर दिया। नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा, वैसे 2-3 और स्कॉलर देखे थे मैंने इस पे, मैं वो ऐड कर दूंगी बाद में। ठीक है। हाँ, किसी के पास कोई और है क्या आइडिया इसके अंदर? यार क्रिटिसिज्म में जैनेट बील डाला था क्या? मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं वो नहीं था। ठीक है, मैं वहाँ ग्रुप में डाल देता हूँ फिर। और ये आपने स्कॉलर क्या लिखा है यार, वो छुप गया इसके पीछे, शिवानी। सिसाइल जैक्सन मैं डाल देती हूँ। ये कंटेंट तो बहुत काफी सही है, मतलब काफी एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Comment on validity of the statement that the most prominent among Gandhian principles are non-violence, adherence to truth, and dignity of labor. Mr. Palash. मैंने गांधी का बता दिया कि प्रोफेसर हुमायूं का कबीर का बता दिया कि वो फिलोसोफर नहीं, एक स्ट्रेटेजिस्ट है, वो एक मैन ऑफ एक्शन है और उसके प्रिंसिपल्स उसके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो कौन सी इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है उसने वो सब बता दिया। फिर बिल्डिंग ऑन इंस्पिरेशन उसने प्रिंसिपल्स अपने डेवलप किए, उनमें से कुछ है अहिंसा वगैरह, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये फाउंडेशन है गांधी के आइडिया का, उसके लिए वो एक रिलीजन है और उसकी क्रीड है। वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था लाइव्स ऑफ क्राइस्ट और हरिश्चंद्र बुद्धा जो सेक्रीफाइस केस में थे, इसलिए कंक्लूजन में आया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अटेनमेंट और ट्रुथ और अहिंसा होना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ को ही सबसे आइडियल लाइफ मानते हैं। फिर गांधी अहिंसा उसके लिए वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन से बिलोंग करता है, और वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में हिंसा, मतलब वही वायलेंस। इट हैज अंडरस्टूड इन द ब्रॉड व्यू, क्या इसमें से समझना चाहिए हमको कि फीलिंग ऑफ लव है, फ्रेटर्निटी है, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ वायलेंस वगैरह है, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में मैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा ही डेवलप्ड हिज मेथड सत्याग्रह। ठीक है, फिर सेकंड वाला सत्याग्रह जो है, जिसका लिटरल मीनिंग है अडेरेंस टू ट्रुथ वगैरह।
फिर हैना अरेंड जैसे अपने न्यू मीनिंग्स देती है एग्जिस्टिंग टर्म्स को, गांधी भी देते हैं। जैसे उसके लिए सत्याग्रह नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस एक एक्ट ऑफ फेथ है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, तो उसके ऊपर फेथ होना चाहिए अपना। उस गांधी के लिए एंड्स और मीन रिप्रेजेंट एक कंटिन्यूटी रहते हैं, एक डायक्टोमी नहीं। उसने हिंद स्वराज में वो एग्जांपल दे दिया रोजेस और वो वाला सोइंग सीड्स ऑफ बबुल वाला। इसका मतलब है कि अगर आपको राम राज्य चाहिए तो मेथड्स रावण के नहीं हो सकते, तो वन हैज टू स्टडी स्टैंड बाय द ट्रुथ। तो प्रैक्टिस करना है वो सत्याग्रह से ही होगा। ट्रुथ उसके लिए अहिंसा है, और वो प्रैक्टिस की जो मेथड है वो सत्याग्रह रहेगी। तो उसको सेल्फ सेक्रीफाइस की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। यू हैव टू लव द सिनर बट हेट द सिन, तो ऐसा करके। फिर इट इज नॉट द डोमेन ऑफ वीक, ये जॉब है स्ट्रॉन्ग का। इसमें फेथ और प्रिजर्वेंस की चाहिए। और यूजिंग सत्याग्रह और सर्वोदया से ही वांटेड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। तो अनटचेबिलिटी का बता दिया कि कर से हिंदुइज्म के लिए वो एम्फसाइज करता है सेवा का भाव, और ये इंटीग्रल है सर्वोदया के उसके आइडिया में। फिर हम सर्वोदया को पे आते हैं, तो वी कैन कॉल सर्वोदया गांधी सोशलिज्म, इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो लाइफ ऑफ डिग्निटी देता है पूर्व। फिर उसके हिसाब से सर्वोदया है, उसमें वी कैन नॉट मेक पीपल इक्वल इन टर्म्स ऑफ इनकम, एटलीस्ट वी कैन मेक देम इक्वल इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी करके। तो वर्क ऑफ बार्बर और उसका दिखाता है लॉयर का कि सेम ही उसको मतलब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर ये थोड़ा सा व्यू डिफरेंट हो जाता है लिबरल्स और मार्क्सिस्ट में, जिसमें पहले वाले के लिए इंटेलेक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और दूसरे वाले के लिए लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर गांधी एगैलिटेरियन थे इस हिसाब से कि वो डिफरेंस नहीं करते पीपल को, कि बेस्ड ऑन देयर लेबर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट वो सपोर्ट करते वर्ना सिस्टम, जो फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर। आम्बेडकर उसको क्रिटिसाइज करता है कि आइडियाज यूटोपियन है, प्रैक्टिस में वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम हो जाता है, और वो डिवीजन ऑफ लेबर आखिर में हो ही जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबरर्स हो ही जाता है मतलब। Gandhi, on the other hand, had faith in goodness of people of Varna system. He believes Sarvodaya can bring true fraternity and equality. चलिए वही था, क्योंकि डिविजन्स हुए थे, तो फ्रेटर्निटी की वैल्यू और इक्वालिटी की वैल्यू उसको लाना था इंडियन सोसाइटी में। फिर उसने कंसेप्ट को और बताया कि 4 इसमें कि ब्रेड लेबर, ट्रस्टीशिप और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, और कॉटेज इंडस्ट्री से ही वो अचीव होगा सर्वोदय। तो गांधीज आइडियाज एंड प्रिंसिपल वर क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट प्रैक्टिकल, आम्बेडकर ने जैसे बोला, और मार्क्सिस्ट ने उसको बुर्जुआ क्लास बोला। So it was not that Gandhi did not understand the reality of the world, but he found Satyagraha and Sarvodaya and Ahimsa to be more practicable considering the situation. तो situation के हिसाब से वो बहुत practical थे, क्योंकि colonial India में आप direct force यूज नहीं कर सकते। हिंदू कास्ट सिस्टम में बहुत वो faith उनका कुछ ज़्यादा ही रिलीजन पे, तो उस पर डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है तो भी वायलेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर में रिटेलिएशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा colonial। And thus he said that Gandhi is more extreme than any extremist and more realist than any realist. His enemy was confused how to deal with Gandhi and his method. तो डांडी मार्च का दे दिया कि कैसे एक छोटे से मूवमेंट से कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डम्फाउंडेड रह गई थी। Thus we observe rather than his principle alone, कि प्रिंसिपल अलोन से कुछ नहीं है, उसके खुद के आइडियाज और उसके एडहेरेंस जो था उसके आइडियाज से, मतलब उसके मेथड्स में, कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने आइडिया से। वो एक रीजन था कि उसकी ग्रेट सक्सेस और पॉपुलैरिटी का। टाइम मैगजीन ने इसलिए उसको सेकंड मोस्ट लाइकेबल पर्सन बता दिया। In today's world of growing enmity, communalism and inequality, there is more relevance of Gandhi's ideas of non-violence, dignity of labor वगैरह. What we need now is to carry Gandhi's legacy to bring his Ram Rajya, that is good life in India करके एंड कर दिया। आपके होलिस्टिक आंसर था यार ये तो। लाश रोज ही होलिस्टिक ही लिखता है हर रोज। किससे ही बोल रहा है? तो मैं सोच रहा था कि इसमें क्या मेरे को दूसरे आइडियाज बोलने चाहिए था, कि ये प्रोमिनेंट आइडिया नहीं है, इसके अलावा जो आइडियाज है वो। तो मैंने एटलीस्ट उसको मतलब ऐसे किया कि सिर्फ आइडियाज नहीं, उसके जो मेथड और वो अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में लाया है उसको अपने मतलब सक्सेस के लिए, ऐसा बोला मैंने। प्रिंसिपल तो यही सारे थे ना, मतलब इसके अलावा तो क्या बोलेंगे। प्रिंसिपल्स भी आई थिंक मेंशन तो है ही सारे। मतलब the question ये है validity of the statement that most prominent among Gandhi's idea principles are non-violence, adherence to truth and dignity of labor करके। तो मोस्ट प्रोमिनेंट यही आइडियाज है बोलते हैं, ऐसा मतलब ये बोला है। आपको कमेंट करना है कि ये वैलिड है क्या नहीं है, ऐसा कुछ है। क्योंकि हमें दूसरे प्रिंसिपल बताने चाहिए कि नहीं वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। नहीं आई थिंक ऐसा नहीं, इसी लाइंस पे था। डायरेक्टर स्टेटमेंट भी कमेंट था, तो आई थिंक कोई पॉइंट लेना है तो आप और ले सकते हो, बट मोर और लेस इन्हीं के ऊपर फोकस करना था। वो ऑल्सो करके ऐड कर सकते हैं अगर मैक्स टू मैक्स करना भी है, तो दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, बट आई थिंक काउंटर तो नहीं कर सकते स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में गिवन।
हाँ, क्योंकि उसके आइडियाज भी सारे अहिंसा के ऊपर ही बेस्ड थे और वो सारे Yeah. आइडियाज लिंक्ड है उसके। नॉन अहिंसा पे तो आई थिंक इतना लिखो इतना कम है, वो तो आई थिंक बहुत लिख सकते हैं उस पे। बाकी दो आइडियाज के ऊपर आपने मतलब एडहेरेंस टू ट्रुथ के ऊपर कैसे इसको और मतलब क्या क्या लिखा सत्याग्रह, उसमें? सत्याग्रह सत्याग्रह लिखा, से जोड़ा, हाँ। और सेकंड वाला जो था वो सर्वोदया से जोड़ा। सर्वोदया से जोड़ा, ठीक उसका है। वो, फिर हाँ। तुम वो बार्बर और वो वाला एग्जांपल ले दिया। हम्म, फिर आई थिंक वहां पे वहीं पे ना तुम ब्रेड लेबर वाला कंसेप्ट जोड़ देते ना, वो आई नीचे थिंक। दिया है। हाँ वो मैंने बट देखा, उसने अलग से लिख दिया है। नहीं, वो मतलब तो सर्वोदया के अंदर आता है, इसलिए मैंने आखिर में बोला वो। हाँ, मैं क्योंकि ना वहां पे वो ये कहते हैं कि हर इंसान को ना थोड़ा बहुत ह्यूमन लेबर करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको डिग्निटी रियलाइज होगी एक कॉमन लेबरर की। तो आई थिंक उस सेंस में थोड़ा नहीं, कनेक्शन हाँ, हो वो रहा पॉइंट पॉइंट हो जाता। है। और आई हाँ, थिंक कैसे रियलाइज होगा। हाँ, हरिजन वाला पॉइंट मेंशन किया था क्या? अनटचेबल वाला बोला है मैंने, हरिजन Untouchable। अलग से नहीं बोला। मतलब वो डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए वो आई थिंक हरिजन वो मतलब ऑप्शनल है, बाकी तो सारा तुमने लिख दिया होलिस्टिकली, ठीक है। और कोई पॉइंट किसी को लग रहा है क्या? Hello? नहीं, मुझे तो सही है। राइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये होलिस्टिक था। लास्ट क्वेश्चन, लिबरलिज्म एज अ रिवोल्यूशनरी आइडिया। विजय, ये था तो आई थिंक चला। आगे आगे पढ़ देगा क्या? The advent of modernization brought a great revolutionary system of thought called liberalism, which is committed to its core principle of liberty. Originally, the concept of liberalism is believed to have originated in 17th century from English political thought, but it was only in 19th century that it was defined by various scholars. The concept of liberalism and liberty derived from Latin word liber, which means to liberate. Medieval era was called Dark Age as there were various superstitions and other social bondage related to religion and cultural sphere. The liberalism emerged as revolution in early modern period. Even liberalism is believed to have the main driver of modern age as it brought a revolution of liberating individuals from bondage chains dash or restraint by use of scientific and logical. Liberalism was a result of Renaissance, Reformation, Enlightenment, scientific revolution. Liberalism sought freedom of the individual in order to promote self-directing power of personality. Basic tenets of liberalism are: man is a natural creature. There is no basic contradiction between individual self-interest and common interest of society. Man is endowed with certain natural rights which cannot be transferred by any political authority. Liberalism promotes civil liberties of the individual, the freedom of speech and expression. In modern times, we have seen evolution of liberalism in three spheres. First, classical liberalism is the negative Adam Smith, or then modern liberalism, the positive, example Lacey, or contemporary libertarianism, example Friedman or not. According to LT, हाउस लग रहा है शायद। liberalism is the belief that society can safely be founded on self-directing power of personality. It is the only foundation that a true community can be established. Liberalism is criticized by Marxist scholars like Karl Marx, Gramsci, that it is a liberty to earn more money, create a hegemony of bourgeois class. Liberalism will always be known for its revolutionary ideas of liberty and freedom and rights of people as it has eradicated the old traditional society with a logical, scientific based society.
क्या लग रहा है इसका स्ट्रक्चर सही था क्या इस आंसर का? ठीक ही लग रहा है। उसने मिडिवल से बताया ना बाद में, मतलब पहले इसमें, फिर बाद में बताया कि कैसे वो रेनेसांस से वो आइडियाज कैसे रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब पहले वाली थिंकिंग से बिल्कुल अलग ही थे। वो बाद में शायद ह्यूमनिस्टिक वाला भी डाल सकते थे, क्योंकि पहले गॉड को सेंटर पे रखा जाता था और बाद में ह्यूमन सेंट्रिक हो गया, तो ह्यूमनिस्टिक भी है लिबरलिज्म। यार ये लिबरलिज्म जब पूछा इसमें एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, तो इसमें अभी मॉडर्न वाला नहीं आना चाहिए? मतलब जो लिबरल आइडिया जैसे टीएच ग्रीन का बोलता है कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग विच इज वर्थ डूइंग। मतलब बाकी जो बातें करता है ह्यूमन वाली की, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसको जो है लिबर्टी चाहिए होती है, लिबर्टी राइट को इन्वॉल्व करता है, राइट स्टेट को डिमांड करता है। तो एक तरह से मतलब स्टेट का जो व्यू देता है लिबरलिज्म कि स्टेट किस तरह का होना चाहिए, कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करें तो उसको लिबर्टी की जरूरत है, लिबर्टी के लिए आपको राइट चाहिए और राइट के लिए आपको स्टेट चाहिए। तो इवेंचुअली जो है आप स्टेट की बातें करते हो, और स्टेट में जो है विल एंड नॉट फोर्स शुड बी द बेसिस ऑफ द स्टेट। मतलब पूरा इंटरकनेक्टेड जो उसका टीएच ग्रीन का कॉन्सेप्ट था लिबरलिज्म को लेके, सही है थोड़ा ना, मतलब इवोल्यूशन में रेवोल्यूशनरी। आ जाएगा, इवोल्यूशन में आ जाएगा ना। मतलब नेक्स्ट आइडिया जो लिबरलिज्म का था वो इवोल्यूशनरी आइडिया है ना, मतलब पहले उन लोगों ने लिबर्टी बोला और फिर कैसे कैसे दूसरे स्कॉलर्स ऑफ लिबरलिज्म ने कैसे उसको एनहांस किया। तो एक क्योंकि वो पता एक है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मिडिवल वाले जो मतलब अभी मॉडर्न से पहले वाले हैं, वो हाँ लिबर्टी के जो आइडियाज है वो ज्यादातर क्रिटिसाइज हुए हैं, उनके बेस पे एंड नई थ्योरीज आई हैं। लेकिन जो अभी के नए लिबरल आइडियाज हैं वो भले क्रिटिसाइज हुए, लेकिन वो अभी प्रिवेल कर रहे हैं ये सारे के सारे। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों आना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें वो रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो बोला गया है वो इसलिए बोला गया है क्योंकि मिडिवल के बाद उन लोगों ने जो आइडियाज लाए वो बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी ही थे, मतलब हिसाब से, क्योंकि पहले जो चीजें थी गॉड को रखते थे और उनकी रैशनल बेसिस या फेथ के ऊपर था, बिलीफ के ऊपर उनकी रीजनिंग थी। अब वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और रेनेसांस जो था वो उससे आया है, जिसमें ह्यूमन को सेंटर रखा जाता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि वो ऑटोनॉमस है। पहले वैसा नहीं था ना, हाँ इसमें ह्यूमन। ना, हाँ इसमें आप वो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी डाल सकते हो, कैसे लिबरल आइडियाज ने इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन कर दिए। हाँ यस एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने वाला था कि उसको हम लोग ऐसे एक टाइमलाइन की तरह ला लेंगे तो शायद एक स्ट्रक्चर अच्छा आ जाएगा। कि सबसे पहले जो पलाश जो पॉइंट्स बोल रहा है वो वाले कि लिबरलिज्म जब आया तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। फिर जो उसमें फ्यूडलिज्म और डिवाइन राइट्स थ्योरी वगैरह को क्वेश्चन किया उसने। देन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन वाला पॉइंट भी आ सकता है कि मेजर रेवोल्यूशन, मतलब वो तो वहाँ तो वर्ड ही रेवोल्यूशन यूज हो रहे हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय लिबरल आइडियाज। देन यू कैन ऑल्सो मेंशन हाउ वेरियस आइडियाज जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब में उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या उन्होंने नया दिया टाइप्स, एंड ऐसे करके वी कैन लाइक स्ट्रक्चर इट क्रोनोलॉजिकली। ये वाला सही है, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे उसने डेवलप किया लिबरलिज्म से, हाँ इक्वालिटी। मेरे को थोड़ा यही कंफ्यूजन था कि मतलब जो नए कंसेप्ट है ना, कि हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट के उसको कैसे रेवोल्यूशनरी दिखाओगे। जैसे अभी नीलेश ने बोला कि टीएच ग्रीन का आइडिया है, तो हम मतलब उसको दिखाएंगे कैसे कि बोल सकते हैं मतलब। ना, मतलब मार्क्सिस या उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि ये जो रिवॉल्यूशन था वो रिवॉल्यूशन नहीं था, एक तो स्टेटस कोई था, या फिर वो बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन जो हॉल्टेड हो गया है, फिर वापस नए लिबरल्स ने वो रिवॉल्यूशन को वापस अपस्टार्ट किया है, ऐसा करके बोल सकते हैं। एक्चुअली इक्वालिटी का जो एस्पेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो हमको इंस्टेड लाइक हम टीएच ग्रीन वगैरह तक जाने के बजाय वी कैन सिंपली मेक अ रेफरेंस की लीगल पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी जो वो बात करते थे, तो दैट वाज इटसेल्फ रिवॉल्यूशनरी। कि उस टाइम पे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स दे हैड देयर ओन प्रिविलेजेस, उससे हम अलग जाए तो वो अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी मूव था। एंड बाकी मेरे ख्याल से जो टीएच ग्रीन या मॉडर्न लिबरल्स वाला है, इट वाज एन इंटरनल क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, जो मॉड या लिबरलिज्म जो उस तरफ था। तो अगर उस पॉइंट्स को हम अवॉइड करके एक लार्जली लिबरलिज्म को रिवॉल्यूशनरी कैसे बता सकते हैं उस पर फोकस करें, तो वो भी वो शायद बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को भी या मतलब यही सेम चीज लग रहा था कि क्योंकि अगर हम टीएच ग्रीन तक जाते हैं तो फिर तो ऑप्शन और खुल जाएंगे, फिर तो आप रॉबर्ट नॉजिक तक भी जा सकते हो, तो वो एज अ क्रिटिक बोला था वेलफेयर स्टेट का। तो आई थिंक वहां से तो फिर डिमेंशन ज्यादा खुल जाएंगे। तो आई थिंक शायद इसी पॉइंट पे स्टक करे ना, कि पहले जो फ्यूडल था या टू सॉर्ड थ्योरी था, कि जो मतलब मिडिवल टाइम्स में क्या था कि वो अंडर टू सॉवरेन मास्टर था, चर्च था, किंग था।
या डिवाइन राइट्स ऑफ किंग था, और कोई मेरिट का कोई बेसिस नहीं था, तो एक तरीके से ह्यूमन प्रोग्रेस पे एक इम्पेडिमेंट था, तो उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन के तौर पे आया, जो मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि इक्वालिटी ऑफ मेन होनी चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो वर्ड था या जो कंसेप्ट था वो शुरू आया, और वो था फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म। और फिर हम मतलब स्कॉलरली व्यू लें इसके अंदर, जैसा कि हॉब्स हो गया या लॉक हो गया, उनको इंक्लूड करें, और फिर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की तरफ जाते हुए उसको एंड करें। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा करना चाहिए। वो सही है, वो तो मतलब कोर ही रह गया एक्सपेक्ट की कैसे वो मिडिवल से दूसरा मतलब जो भी आइडियाज हैं कैसे वो रिवॉल्यूशन रहते हैं हर चीज़ में। लास्ट में जो नीलेश के जो पॉइंट है वो भी डाल ही सकते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट से अपन क्रिटिसाइज तो करने वाले हैं उसको आखिर में। कैसे वो रिवॉल्यूशन जो भी था वो सिर्फ लिबर्टी का लाने में ही रुक गया, उसको सर्टिफिकेशन मिल गया, इक्वालिटी तक वो पूरा सब्सटेंटिव तरीके से पहुंच नहीं पाया। इसको केटर करने के लिए सोशल लिबरल ने उसको रिफाइन किया लिबरलिज्म को, ऐसे करके एंड कर सकते हैं शायद। सही कह रहा। समझे, मैंने आंसर डाल दिया है, ये पुराना बहुत पहले मैंने लिख दिया है, तो इससे भी पॉइंट ले सकते हो या इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, तो बट लिखा हुआ था आंसर पे। रीड कर दोगे क्या एक बार? हाँ, ओके। So, liberalism is one of the oldest surviving ideologies. It's not just an ideology but way of life in Western countries. So, liberalism evolved at a time when inequality was inherent to European system and people were divided into feudal lords and serfs. No one could speak against church orthodoxy and thus church was right. But the advancement in science and technology, discovery of new lands, rise of educated class helped in inventing the spirit of Renaissance, which culminated into revolutionary ideas such as limited power of state by Locke, government as outcome of people's social contract by Hobbes, absolute powers to state in all matters, even over religion, जो कि मैकियावेली ने दिया था, and a difference of political morality from religious one. These ideas revolutionized the European thinking, and because of such a liberal outlook, emerged unity and cooperation among European nations, and were able to conquer lands of Asia and Africa. But challenges were also posed and to such ideas by Marxism, socialism, which emerged as counter thesis to liberalism, but couldn't be as dominating because of liberal nature of liberalism. Liberalism as a doctrine has further been held as end of ideological evolution of man, but such ideas have been questioned by rising Chinese power and Islamic world. आई थिंक शुरू का फर्स्ट पार्ट या जो फर्स्ट पेज है वो आई थिंक सही है थोड़ा सा। आई थिंक लास्ट में कोहेरेंस जो है ना वो थोड़ा इश्यू था, एकदम से जंप कर गए सोशलिज्म पे, और थोड़ा सा सोशलिज्म पे और इलैबोरेटली डिस्कस कर लेते कि क्यों क्रिटिसाइज किया उसने। आई थिंक थोड़ा और सही रहता। बाकी हाँ मतलब लेकिन 150 वर्ड्स का आंसर लिखना चाहता हूँ, शायद मैंने कम, मुझे पता नहीं है, बहुत पहले लिखा हुआ है, तो ओके हाँ वो ऐसा क्रिटिसिज्म हो सकता है, राइट। बस वही क्रिटिसिज्म तो बस एक लाइन में लिख दिया कि फॉर्मल इक्वालिटी है उनकी, सब्सटेंटिव तक नहीं पहुंचे वो। करेक्ट करेक्ट। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एक बार उन्होंने अपना वो एस्टैब्लिश कर लिया कंट्रोल ओवर द स्टेट, दे बिकेम स्टेटस कोइस्ट, और फिर वो सोशल लिबरल वाला जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने फर्दर रिफाइन किया उस चीज को। शायद वो भी मिडिल क्लास वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, इसलिए स्टेटस कोइस्ट बन गया ऐसा कुछ। ये वाला पॉइंट सही है कि लेकिन कि वो उनकी इसमें कोऑपरेशन और ये हुआ था ताकि वो एशिया और अफ्रीका कर लिया, वो तो डायरेक्ट राइवलरी और कंपटीशन के इसमें हुआ है ना। हाँ मतलब हाँ वो वहाँ पे थोड़ा लिमिट कर सकते थे, तो थोड़ा ज्यादा हो गया वहाँ पे। मतलब अगर ज्यादा वर्ड्स का होता तो लिख सकते थे, बट 150 वर्ड का तो आई थिंक ये लिमिट कर सकते थे एशिया अफ्रीका वाला। हाँ राइट। कुछ पॉइंट इसमें ले सकते हैं, सारे तो नहीं ले सकते, तो कुछ कोई पॉइंट मुझे लगता है ठीक है इसमें। नहीं मतलब वो आइडिया ही कि यूनिटी एंड कोऑपरेशन तो नहीं हुआ था, ये मैं बोल रहा था। अच्छा टोटल आइडिया ही मुझे याद नहीं है। राइवलरी बिटवीन नेशन,
उसने नेशन के आइडिया को यूनिटी और वहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट कि वही स्टार्ट हुआ, ये सोच रहा था। हम लिख सकते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन या इसका फ्रेंच का लिख सकते हैं वहाँ पे। हाँ ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक फिर ये डिस्कस हो गया। ओके ठीक है, चलो फिर आज का आई थिंक वाइंड अप हो करते हैं यहाँ पे। एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि हॉब्स का बुक वाज वेरी क्रिटिसाइज, उसको जला दिया था और वो सब, तो मतलब सेम बात मैकियावेली ने भी तो करी थी। तो मैकियावेली का क्या, हेलो, मतलब मैं ये कह रहा था कि मैकियावेली ने भी तो सेम बात करी थी कि मतलब स्टेट जो है वो सॉवरेन है और रिलीजन में मतलब उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये बात तो सेम मैकियावेली ने भी करी थी, तो हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते कि चर्च ने उसकी बुक बैन करी या चर्च उसके खिलाफ था, ऐसा क्यों नहीं कहते? He placed it above the church, Hobbes, where Machiavelli separated church and state. नहीं बट हम पढ़ते ना कि सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट था, तो हम पढ़ते हैं कि मैकियावेली वाज द फर्स्ट। हम बोलते ना कि बॉडी वाज स्टैंडिंग एट द गेट बट इट वाज मैकियावेली हु जंप्ड इन। No, Hobbes. अरे हाँ सॉरी हाँ वो तो हॉब्स। ठीक है यार, थैंक्स। नहीं, वो तो मैकियावेली के आइडियाज को तो वैसे भी क्रिटिसाइज हर जगह ही करते हैं ना, क्योंकि उसने पॉलिटिक्स और एथिक्स का नाटक कर दिया। तो नहीं, वैसे ही नहीं मैं स्पेसिफिकली उस केस में पूछ रहा था कि उसकी चर्च को अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब चर्च का भी है ऑब्वियसली,